मुंबई शहर में रहने वाली आयशा और रुद्र एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। उनकी शादी तय होती है, लेकिन शादी से एक रात पहले आयशा को पता चलता है कि रुद्र ने उसके पिता को बर्बाद किया था। वो शादी तोड़ देती है और अमेरिका चली जाती है। अमेरिका में उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है रुद्र से। 5 साल बाद आयशा वापस आती है। अब वो एक दिग्गज वकील और रुद्रांश और आराध्या की मां है। रुद्रांश और आराध्या आयशा और रुद्र के बच्चे हैं और रुद्र एक उद्योगपति है। रुद्र को पता ही नहीं कि उसके 2 बच्चे हैं। दोनों एक बड़े केस में विपक्षी वकील और बिजनेसमैन बनकर सामने आते हैं। धीरे धीरे खुलासा होता है कि आयशा के पिता खुद भ्रष्ट थे और रुद्र ने सिर्फ सच्चाई उजागर की थी। आयशा माफी मांगती है, लेकिन रुद्र अब किसी और से शादी करने वाला होता है। दोनों के बीच कानूनी लड़ाई, नई शादी में रुकावट, रुद्र की नई पत्नी का जहरीला खेल। एक मर्डर केस में आयशा फंसती है, रुद्र उसे बचाता है। फिर से प्यार, फिर एक नया रहस्य। आयशा की मां का कातिल कोई और है। ये सीरीज पीढ़ियों के झूठ, कुर्बानी और अंत में 7 जन्मों वाली मुलाकात पर खत्म हो सकती है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिजायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूंगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश सुनने की आपत्तिजनक प्रतीत हो तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है, जिसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिजायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। काली रंग की एसयूवी जब रायचंद विला के विशाल लोहे के फाटकों के अंदर दाखिल हुई तो आयशा को ऐसा लगा जैसे उसे समय की मशीन में डालकर वापस उसी काली रात में भेज दिया गया हो, जहां से वो 5 साल पहले भागी थी। गाड़ी के टायरों की बजरी पर घिसने की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। आयशा ने खिड़की के शीशे से बाहर देखा। विला की सफेद दीवारें चांदनी रात में किसी कब्रिस्तान की मीनारों जैसी खड़ी थी। उसके बगल में बैठे रुद्र की मौजूदगी उसे एक अजीब सा सुकून दे रही थी, लेकिन उसके मन में मची उथल पुथल कम नहीं हो रही थी। रुद्र की हथेलियां अभी भी स्टीयरिंग व्हील पर इतनी जोर से कसी हुई थी कि उसके पोर सफेद पड़ गए थे। आयशा की नजरों में केवल अपने बच्चों के मासूम चेहरे घूम रहे थे। उसे बार बार आराध्या की वो चंचलता और रुद्रांश की वो गंभीर आंखें याद आ रही थी, जो अब किसी अंधेरे कमरे में कैद होंगी। उसने अपनी उंगलियों से अपनी आंखों के कोनों को दबाया, जहां से एक गर्म आंसू लुढ़क कर उसके गाल पर गिर गया था। रुद्र ने एक हाथ स्टीयरिंग से हटाकर आयशा के हाथ पर रखा। वो स्पर्श इतना गर्म और सुरक्षात्मक था कि आयशा का गला रुंध गया। रुद्र ने गाड़ी रोकी और आयशा की ओर मुड़कर बहुत ही धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा कि आयशा, यहां तुम सुरक्षित हो और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि सुबह होने से पहले रुद्रांश और आराध्या तुम्हारे पास होंगे। आयशा ने उसकी आंखों में देखा, जहां अब वो कठोर उद्योगपति नहीं बल्कि एक पिता खड़ा था जो खुद अंदर से टूट रहा था। उसने बिना कुछ बोले बस सिर हिलाया। जैसे ही वे विला के मुख्य हॉल में दाखिल हुए, वहां की भव्यता आयशा को चुभने लगी। ऊंची छत से लटकता वो क्रिस्टल का झूमर, दीवारों पर टंगी रायचंद खानदान की पुरानी और भारी तस्वीरें और वो महंगा मार्बल, सब कुछ वैसा ही था, बस आयशा बदल चुकी थी। हॉल के बीचों बीच रघुवीर रायचंद, दादाजी, अपनी छड़ी के सहारे खड़े थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी ठंडी चमक थी। उन्होंने सावित्री देवी को पास ही खड़े देखा था, जो रुमाल से अपनी आंखें पोंछ रही थी। रघुवीर रायचंद ने अपनी भारी आवाज में रुद्र से पूछा कि क्या ये वही औरत नहीं है जिसने हमारे परिवार की गरिमा को सरेआम बाजार में नीलाम कर दिया और आज तुम उसे इसी घर में लेकर आए हो? रुद्र ने आयशा का हाथ और मजबूत पकड़ लिया और आगे बढ़ते हुए कहा कि दादाजी, गरिमा तो उस रात नीलाम हुई थी जब मल्होत्रा ने आयशा की मां को धक्का दिया और आप उसे बचाने के बजाय राज छुपाने में लग गए। आज ये घर आयशा का है क्योंकि इस घर के वारिस की मां यही है। रघुवीर रायचंद के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आई, लेकिन रुद्र की आंखों का वो लावा देखकर वे पहली बार खामोश हो गए। आयशा ने रघुवीर की ओर एक ऐसी नजर डाली जिसमें नफरत से ज्यादा हिकारत थी। उसने बहुत ही स्थिर स्वर में कहा कि मुझे आपके इस महल में कोई दिलचस्पी नहीं है रघुवीर जी। मैं यहां केवल अपने बच्चों के लिए आई हूं और अगर उन्हें एक खरोंच भी आई तो मैं वो डायरी पूरी दुनिया के सामने खोल दूंगी। रुद्र आयशा को ऊपर के उस कमरे में ले गया जो कभी उनका होने वाला था।
कमरे का दरवाजा खोलते ही आयशा को चंदन और पुराने इत्र की वही महक आई जो रुद्र के व्यक्तित्व का हिस्सा थी। कमरे की सजावट आधुनिक थी, लेकिन कोनों में रखे कुछ पुराने सजावटी सामान अभी भी अतीत की याद दिला रहे थे। रुद्र ने आयशा को बेड पर बैठने का इशारा किया और खुद खिड़की के पास जाकर समीर को फोन लगाने लगा। आयशा ने देखा कि रुद्र का हाथ कांप रहा था। वो समझ सकती थी कि रुद्र इस वक्त एक ऐसी आग में जल रहा था जहां उसे अपने ही करीबी लोगों के खिलाफ खड़ा होना पड़ रहा था। उसने उठकर रुद्र के पास जाकर उसका फोन धीरे से नीचे किया। उनके बीच का वो 10+ भावनात्मक तनाव फिर से उभर आया। रुद्र की महंगी शर्ट पर खून और कालिक के निशान थे और आयशा की आंखों में बेपनाह दर्द। आयशा ने बहुत ही धीमे स्वर में पूछा कि रुद्र, क्या माया वाकई इतनी गिर सकती है? रुद्र ने आयशा के चेहरे को अपनी हथेलियों के बीच लिया। उसका अंगूठा आयशा के उन होठों को सहला रहा था जो डर से कांप रहे थे। रुद्र ने फुसफुसाते हुए कहा कि माया केवल एक मोहरा है आयशा, असली खिलाड़ी मल्होत्रा है। वे जानते हैं कि रुद्रांश और आराध्या ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसने अपना माथा आयशा के माथे से टिका दिया। उनकी सांसें एक दूसरे में उलझ रही थी। इस पल में न कोई पुरानी नफरत थी, न कोई अदालती केस। केवल 2 ऐसी रूहें थी जो अपने बच्चों को बचाने के लिए मौत से भी टकराने को तैयार थी। रुद्र ने आयशा की गर्दन के पास अपना चेहरा झुकाया और एक गहरी सांस ली, जैसे वह उसकी खुशबू से खुद को मजबूत कर रहा हो। आयशा ने अपनी आंखें मूंद ली और रुद्र के कोट के कॉलर को कसकर पकड़ लिया। ये शारीरिक निकटता उनके बीच के उस पुराने आकर्षण को फिर से प्रज्वलित कर रही थी जिसे उन्होंने वर्षों तक नकारा था। तभी रुद्र के फोन पर एक अज्ञात नंबर से वीडियो कॉल आया। रुद्र ने तुरंत कॉल रिसीव किया और सामने का नजारा देखकर आयशा की चीख निकल गई। एक अंधेरे गोदाम जैसा कमरा था जहां रुद्रांश और आराध्या को एक कुर्सी से बांधा गया था। उनके मुंह पर टेप लगा था, लेकिन उनकी आंखों में वो खौफ साफ दिख रहा था जो किसी का भी कलेजा चीर दे। स्क्रीन के एक कोने में माया का चेहरा दिखाई दिया। वो पागलों की तरह हंस रही थी। माया ने बहुत ही जहरीली आवाज में कहा कि देखो रुद्र, तुम्हारी परफेक्ट फैमिली कितनी डरी हुई है। अगर तुम चाहते हो कि ये कल का सूरज देखें तो आयशा को कहो कि वो मल्होत्रा डैड के खिलाफ वो डिजिटल सबूत मिटा दे और कस्टडी केस से हाथ पीछे खींच ले। रुद्र ने दहाड़ते हुए कहा कि माया, अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगी। माया ने एक छोटा सा चाकू रुद्रांश के गले के पास रखा और मुस्कुराते हुए कहा कि वक्त कम है रुद्र, तुम्हारे पास केवल 2 घंटे हैं। उसने कॉल काट दिया। आयशा फर्श पर गिर गई और पागलों की तरह रोने लगी। वो रुद्र के पैरों को पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी कि रुद्र, उसे सब दे दो, सब कुछ खत्म कर दो, बस मेरे बच्चों को बचा लो। रुद्र ने आयशा को गोद में उठाया और उसे बेड पर लिटाया। उसकी आंखों में अब एक ऐसी ठंडी क्रूरता थी जो आयशा ने पहले कभी नहीं देखी थी। रुद्र ने अपने दराज से एक छिपा हुआ रिवॉल्वर निकाला और उसे अपनी कमर में खोसा। उसने समीर को मैसेज किया, लोकेशन ट्रैक हो गई है, टीम को तैयार रखो। रुद्र ने आयशा की ओर देखा और उसके माथे को चूमते हुए कहा कि आयशा, तुम यही रुकोगी। समीर के गार्ड्स बाहर तैनात हैं, मैं उन्हें लेकर आ रहा हूं। आयशा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि मैं भी साथ चलूंगी। रुद्र ने बहुत ही अधिकारपूर्ण लहजे में कहा कि नहीं, वहां जान का खतरा है और मैं तुम्हें दोबारा खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। उसने सावित्री देवी को अंदर बुलाया और आयशा का ख्याल रखने को कहा। रुद्र कमरे से बाहर निकल गया। उसके हर कदम में मौत का साया था। आयशा कमरे में अकेली रह गई। उसका दम घुट रहा था। उसने सावित्री देवी की ओर देखा जो अभी भी कोने में खड़ी कांप रही थी। आयशा ने अपनी मां की वो लाल डायरी निकाली और उसका अगला पन्ना खोला। वहां कुछ ऐसा लिखा था जिसने आयशा के होश उड़ा दिए। पन्ने पर लिखा था,
मल्होत्रा का वो गोदाम जहां उसने पहली बार चोरी का माल छुपाया था, वो रायचंदों की पुरानी मिल के पीछे है। आयशा को अपनी लोकेशन मिल गई थी। वो जानती थी कि रुद्र पुलिस और समीर के साथ जा रहा है, लेकिन वो एक मां के रूप में वहां पहले पहुंचना चाहती थी। आयशा ने सावित्री देवी से कहा कि दादी मां, मुझे वहां जाना होगा। सावित्री देवी ने पहले तो मना किया, लेकिन आयशा की आंखों में वो चंडी का रूप देखकर वे पीछे हट गई। उन्होंने आयशा को विला के पिछले दरवाजे की चाबी दी और अपनी पुरानी कार की चाबियां भी थमा दी। आयशा उस अंधेरी रात में तेज बारिश के बीच उस पुरानी मिल की ओर निकल पड़ी। उसका शरीर चोटों से चूर था, लेकिन उसके भीतर की ममता उसे एक ऐसी शक्ति दे रही थी जो किसी भी बुलेट या बारूद से ज्यादा ताकतवर थी। गाड़ी की हेडलाइट्स बारिश की बूंदों को चीर रही थी और आयशा का दिल हर पल रुद्रांश और आराध्या का नाम पुकार रहा था। वो नहीं जानती थी कि वो वहां जिंदा वापस आएगी या नहीं, लेकिन वो ये जानती थी कि आज की रात खन्ना और रायचंदों के पापों का अंतिम अंत होने वाला था। रायचंद विला के साए अब उसे डरा नहीं रहे थे, बल्कि वे उसे उस सच की ओर धकेल रहे थे जो वर्षों से इंतजार में था। मुंबई की बारिश अब एक हिंसक रूप ले चुकी थी, मानो प्रकृति खुद उस आने वाले विनाश की गवाह बनना चाह रही हो। पुरानी रायचंद मिल की जर्जर इमारत के सामने जब आयशा ने सावित्री देवी की पुरानी कार को एक झटके में रोका, तो उसके दिल की धड़कनें कार के इंजन से भी तेज थी। मिल के चारों ओर ऊंची घास और कबाड़ के ऊंचे ढेर अंधेरे में किसी डरावने साए की तरह लग रहे थे। आयशा ने एक गहरी सांस ली। उसकी हथेलियां पसीने से भीगी हुई थी, बावजूद इसके कि बाहर कड़ाके की ठंड और बारिश थी। उसने अपनी मां की वो लाल डायरी अपने सीने से लगा ली, जैसे वो उसे शक्ति दे रही हो। वो जानती थी कि रुद्र और समीर पुलिस के साथ किसी और लोकेशन की ओर गए होंगे, क्योंकि मल्होत्रा इतना मूर्ख नहीं था कि वो अपने असली ठिकाने का सुराग आसानी से छोड़ देता। लेकिन आयशा के पास वो राज था जिसे उसकी मां ने अपनी जान देकर बचाया था। उसने कार का दरवाजा खोला और ठंडी फुहारों के बीच उस खामोश और डरावनी मिल की ओर दौड़ पड़ी, जिसका हर कोना चीख चीख कर पुराने पापों की गवाही दे रहा था। मिल के अंदर का सन्नाटा किसी जहरीले सांप की तरह आयशा को डरा रहा था। वहां की हवा में पुरानी ग्रीस, जंग लगे लोहे और सड़ी हुई लकड़ी की एक ऐसी गंध थी जो सीधे दिमाग पर वार कर रही थी। छत पर लगी टीन की चादरों पर गिरती बारिश की आवाज किसी युद्ध के नगाड़े जैसी लग रही थी। आयशा ने अपनी टॉर्च चलाई, जिसकी रोशनी धूल भरे कोनों में जाकर दम तोड़ रही थी। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से किसी के करहाने की धीमी आवाज आई। वो रुद्रांश की आवाज थी। आयशा के पैरों में जैसे बिजली दौड़ गई। वो बिना सोचे समझे उन जर्जर लकड़ी की सीढ़ियों की ओर भागी, जो हर कदम पर चरमरा रही थी। ऊपर पहुंचते ही उसे एक बड़ा सा हॉल दिखा, जहां कुछ पुरानी मशीनें अभी भी वैसी ही खड़ी थी जैसे वे किसी का इंतजार कर रही हों। हॉल के बीचों बीच एक पीली मध्यम रोशनी के नीचे रुद्रांश और आराध्या को जंजीरों से बांधा गया था। आयशा की आंखों से आंसू छलक पड़े जब उसने अपने बच्चों को उस हालत में देखा। उनके चेहरे मिट्टी से सने थे और रुद्रांश की आंखों में वो खौफ था जिसे आयशा कभी नहीं देखना चाहती थी। वो पागलों की तरह उनकी ओर दौड़ी, लेकिन तभी अंधेरे से एक खिलखिलाती हुई और डरावनी हंसी गूंजी। माया वहां एक पुरानी लोहे की मेज पर बैठी थी। उसके हाथ में वही खंजर था जो उसने वीडियो कॉल में दिखाया था। माया ने अपनी गर्दन टेढ़ी की और बहुत ही जहरीली आवाज में कहा कि तुम सचमुच आ ही गई आयशा। मुझे लगा था कि तुम कोर्ट रूम की वो कायर वकील हो जो केवल कागजों से लड़ना जानती है, लेकिन एक मां की ममता, ओह, ये कितनी डरावनी चीज है। माया ने खंजर की नोक से रुद्रांश के गाल को हल्का सा छुआ, जिससे रुद्रांश सिसक उठा। आयशा वही जम गई।
उसकी आवाज उसके गले में फंस गई थी। उसने हाथ जोड़कर कहा कि माया, तुम्हें जो चाहिए मुझसे ले लो, मेरी जान ले लो, पर मेरे बच्चों को छोड़ दो। माया खड़ी हुई और आयशा के करीब आई। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। उसने आयशा के चेहरे पर अपना हाथ फेरा और कहा कि तुम्हारी जान? नहीं आयशा, तुम्हारी मौत तो बहुत छोटी सजा होगी। मैं चाहती हूं कि तुम अपनी आंखों से इन वारिसों को खत्म होते देखो, ताकि रायचंदों का वो घमंड मिट्टी में मिल जाए जिसे रुद्र मुझसे ज्यादा अहमियत देता है। इसी बीच मिल के पिछले दरवाजे से एक भारी साया अंदर दाखिल हुआ। वो रुद्र था। वो अकेला नहीं था। समीर और उसके गार्ड्स ने चुपके से मिल को घेर लिया था। रुद्र का चेहरा क्रोध से तमतमाया हुआ था। उसकी आंखों में वो लावा था जो सब कुछ भस्म करने के लिए तैयार था। रुद्र ने बहुत ही शांत लेकिन घातक आवाज में कहा कि माया, हाथ हटाओ मेरे बच्चों से, वरना इस मिल की आग में सबसे पहले तुम जलोगी। माया चौंक गई, लेकिन उसने तुरंत रुद्रांश के गले पर खंजर रख दिया। उसने चिल्लाकर कहा कि एक कदम भी आगे मत बढ़ना रुद्र। मुझे पता था कि तुम यहां पहुंच जाओगे, लेकिन याद रखना, जैसे ही तुम्हारी पुलिस अंदर आएगी, मैं इस पूरे गोदाम को उड़ा दूंगी। यहां चारों ओर बारूद और ज्वलनशील तेल फैला हुआ है। रुद्र रुक गया। उसकी मुट्ठियां कसी हुई थी। आयशा और रुद्र की नजरें एक दूसरे से मिली। उस मौत के साए के बीच भी उनके बीच का वो 10+ भावनात्मक तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। रुद्र की आंखों में आयशा के लिए माफी और बच्चों के लिए तड़प थी। आयशा ने इशारों में रुद्र को कुछ समझाने की कोशिश की। उसने वो लाल डायरी जमीन पर गिरा दी और उसे धीरे से पैर से रुद्र की ओर सरका दिया। उसी समय अंधेरे कोनों से मल्होत्रा बाहर निकल आया। उसके हाथ में एक रिवॉल्वर थी। उसने रुद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि बहुत हुआ ये पारिवारिक ड्रामा। रुद्र, तुमने मेरी बेटी का अपमान किया है और मेरे बिजनेस को तबाह करने की कोशिश की है। आज यहां कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मल्होत्रा ने ट्रिगर दबाने ही वाला था कि आयशा ने पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई और पूरी ताकत से मल्होत्रा के हाथ पर मारी। गोली हवा में चली और टीन की छत को चीर गई। रुद्र ने मौका पाकर माया की ओर झपट्टा मारा। माया ने रुद्रांश को धक्का दिया और रुद्र से गुत्थम गुत्था हो गई। मिल के अंदर एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। समीर और गार्ड्स अंदर आ गए और मल्होत्रा के गुंडों से भिड़ गए। आयशा पागलों की तरह बच्चों की जंजीरें खोलने लगी। उसके नाखून टूट गए, हाथों से खून निकलने लगा, लेकिन उसे वो दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसने रुद्रांश और आराध्या को अपनी बाहों में भर लिया। रुद्रांश ने अपनी मां का चेहरा पकड़कर कहा कि मम्मा, वो अंकल रुद्र हमें बचा लेंगे ना? आयशा ने उसे चूमते हुए कहा कि हाँ बेटा, वे तुम्हारे पापा हैं, वे हमें कुछ नहीं होने देंगे। रुद्र ने माया को धक्का दिया। वो एक पुरानी मशीन से जा टकराई। रुद्र ने मल्होत्रा को दबोच लिया और उसके चेहरे पर एक के बाद एक मुक्के बरसाने शुरू किए। वो अपनी पूरी 5 साल की नफरत और पिछले 24 घंटों का खौफ निकाल रहा था। रुद्र ने मल्होत्रा की गर्दन पकड़कर कहा कि मेरी मां को बालकनी से धक्का देना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी मल्होत्रा। आज तुम्हारी मौत का फैसला मैं करूंगा। तभी माया ने एक चिंगारी जलाई और उसे तेल के डिब्बे की ओर फेंक दिया। मिल में भीषण आग लग गई। लपटें तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने लगी। समीर ने चिल्लाकर कहा कि रुद्र बाहर निकलो, पूरा गोदाम फटने वाला है। रुद्र ने मल्होत्रा को वहीं छोड़ दिया और आयशा की ओर भागा। उसने आराध्या को अपनी एक बाह में उठाया और दूसरी बाह से आयशा और रुद्रांश को सहारा दिया। आग की लपटें उनके चारों ओर एक दीवार की तरह खड़ी हो गई थी। मिल की छत से लोहे के गरम टुकड़े गिरने लगे थे। रुद्र ने आयशा को एक सुरक्षित कोने की ओर धकेला और खुद एक गिरते हुए खंभे को रोकने के लिए अपनी पीठ लगा दी। उसकी पीठ पर गरम लोहा लगा, जिससे उसके मुंह से एक चीख निकल गई, लेकिन उसने खंभा नहीं छोड़ा।
उसने चिल्लाकर कहा कि आयशा, बच्चों को लेकर भागो। आयशा ने रुद्र की आंखों में देखा, जहां अब केवल बलिदान था। उसने बच्चों को समीर की ओर बढ़ाया और वापस रुद्र की ओर दौड़ी। उसने रुद्र का हाथ पकड़ा और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे वहां से खींचने की कोशिश की। आयशा ने रोते हुए कहा कि मैं आपको यहां छोड़कर फिर कभी नहीं जाऊंगी रुद्र। हम साथ जिएंगे या साथ मरेंगे। रुद्र ने आयशा की आंखों में वह चंडी का रूप देखा और उसे एक नई ताकत मिली। उसने खंभे को एक तरफ पटका और आयशा के साथ खिड़की की ओर भागा। जैसे ही वे खिड़की से बाहर कूदे, मिल के अंदर एक जोरदार विस्फोट हुआ। बाहर बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन अब उसकी बूंदें आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। रुद्र और आयशा जमीन पर पड़े थे, हाफ रहे थे। समीर ने बच्चों को सुरक्षित कार में बैठा दिया था। रुद्र ने अपना हाथ आयशा की ओर बढ़ाया। आयशा ने उसका हाथ थाम लिया। उनके हाथ खून और कालिक से सने थे, लेकिन उनकी पकड़ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। रुद्र ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा कि सच बाहर आ गया आयशा। अब मल्होत्रा और माया कभी वापस नहीं आएंगे। आयशा ने रुद्र के सीने पर अपना सिर रखा और महसूस किया कि रुद्र का दिल आज केवल उसके लिए धड़क रहा था। सावित्री देवी और रघुवीर रायचंद भी वहां पहुंच चुके थे। रघुवीर ने जब अपनी जलती हुई मिल और अपने पोते की हालत देखी तो उनका अहंकार पूरी तरह टूट गया। उन्होंने आयशा के सामने हाथ जोड़े। ये 7 जन्मों वाली मुलाकात का वो अंत नहीं था जो आयशा ने सोचा था। ये तो एक नई शुरुआत थी। कस्डी का केस अब इतिहास बन चुका था। अब जो बचा था वो था एक परिवार जिसे फिर से जुड़ना था। आयशा ने अपनी मां की वो लाल डायरी उठाई जो विस्फोट से थोड़ी जल चुकी थी, लेकिन उसका संदेश साफ था, प्यार ही सबसे बड़ा न्याय है। मुंबई की उस जलती हुई रात ने सब कुछ राख कर दिया था, लेकिन उस राख से अब एक ऐसा सच जम ले रहा था जो अब कभी नहीं मरेगा। रुद्र और आयशा ने एक दूसरे की आंखों में देखा और समझ गए कि उनकी मंजिल अब एक ही है। पुरानी रायचंद मिल के जलते हुए खंडहर को पीछे छोड़ते हुए जब गाड़ियों का काफिला रायचंद विला के विशाल द्वार की ओर बढ़ा तो आसमान से गिरती बारिश की बूंदें जैसे उस खौफनाक रात के खून और कालिक को धोने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आयशा गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थी। उसके दोनों तरफ रुद्रांश और आराध्या लिपटे हुए थे। रुद्रांश का छोटा सा सिर आयशा की गोद में था और वो रह रहकर आयशा की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भींच लेता था, जैसे वो यकीन कर रहा हो कि उसकी मां सचमुच उसके पास है। आराध्या, जो आमतौर पर बहुत बातूनी थी, आज बिल्कुल शांत थी। उसकी आंखें सदमे और थकान से भारी हो रही थी। आयशा ने अपनी आंखें मूंदी तो उसे अभी भी आग की वो लपटें और रुद्र का वो चिल्लाना सुनाई दे रहा था जब उसने खंभा रोकने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। उसने अपनी उंगलियों से रुद्रांश के बालों को सहलाया और महसूस किया कि उसके अपने हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसने खिड़की के बाहर देखा, जहां रुद्र की काली एसयूवी उनके आगे चल रही थी। रुद्र की गाड़ी की हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने आज रात उन बच्चों की जिंदगी के अंधेरे को चीर दिया था। जब विला के मुख्य हॉल का दरवाजा खुला तो वहां सन्नाटा नहीं था। सावित्री देवी, दादी, आरती का थाल लेकर खड़ी थी, लेकिन उनकी आंखों में वो अधिकार नहीं था जो कभी आयशा को डराता था। उनकी आंखों में आज अपराध बोध की एक गहरी परत थी। रुद्र गाड़ी से बाहर निकला। उसकी चाल में वो पुरानी अकड़ गायब थी। उसके कंधे थोड़े झुके हुए थे और उसकी सफेद शर्ट पर अभी भी जलने के निशान और खून के धब्बे साफ दिख रहे थे। रुद्र ने जाकर गाड़ी का दरवाजा खोला और बहुत ही नरमी से आयशा का हाथ थामकर उसे बाहर आने में मदद की। आयशा ने जब विला की उस दहलीज पर कदम रखा तो उसे याद आया कि 5 साल पहले वो इसी दहलीज को पार करके हमेशा के लिए चली गई थी। तब वो एक भगोड़ी थी, आज वो एक विजेता थी।
लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। रुद्र ने आयशा के कान के पास झुककर बहुत ही धीमी और भारी आवाज में कहा कि आयशा, ये घर आज तुम्हारा इंतजार कर रहा था और ये बच्चे अब इस घर का गौरव है। आयशा ने उसकी आंखों में देखा, जहां नफरत की वो पुरानी दीवार अब ढह चुकी थी और केवल एक गहरा समर्पण बाकी था। दादी ने कांपते हाथों से आयशा और बच्चों की आरती उतारी। उन्होंने रुद्रांश और आराध्या के माथे को चूमा और फूट फूट कर रोने लगी। दादी ने आयशा के हाथ थाम लिए और रुआसी आवाज में कहा कि बेटा, मुझे माफ कर देना। मैंने सालों तक वो सच छुपाया जिसने तुम्हारी दुनिया उजाड़ दी। अगर मैंने उस दिन हिम्मत दिखाई होती तो आज तुम्हें ये सब नहीं देखना पड़ता। आयशा का दिल पसीज गया। उसने दादी को गले से लगा लिया। इस पल में रायचंद विला की वो ठंडी और औपचारिक हवा अचानक गर्म और भावनात्मक हो गई। रघुवीर रायचंद, दादाजी, दूर एक कोने में खड़े थे, अपनी छड़ी के सहारे। उन्होंने अपनी नजरें नीचे झुका ली थी। वे वो बरगद का पेड़ थे जो आज जड़ से उखड़ चुका था। रुद्र ने उनकी ओर एक ठंडी नजर डाली, लेकिन कुछ बोला नहीं। वो आयशा और बच्चों को ऊपर की ओर ले गया। रुद्र ने आयशा और बच्चों को उसी मास्टर बेडरूम में ठहराया जिसे उसने पिछले 5 सालों से एक मंदिर की तरह सहेज कर रखा था। कमरे की दीवारों पर आज भी आयशा की पसंद के रंग थे और खिड़की के पास वही लेवेंडर की खुशबू आ रही थी। रुद्र ने खुद गर्म पानी और तौलिया निकाला और रुद्रांश और आराध्या के चेहरे साफ करने लगा। आयशा एक तरफ खड़ी होकर ये सब देख रही थी। एक कठोर उद्योगपति को अपने घुटनों के बल बैठकर बच्चों के पैर पोंछते हुए देखना आयशा के लिए एक अकल्पनीय दृश्य था। रुद्र का हाथ जब रुद्रांश की चोट पर पड़ा तो रुद्रांश सिसक उठा। रुद्र ने फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया और रुद्रांश की आंखों में देखते हुए बहुत ही कोमल स्वर में कहा कि आई एम सॉरी बेटा, पापा आपको कभी और दर्द नहीं होने देंगे। रुद्रांश ने पहली बार रुद्र को पापा के रूप में स्वीकार करते हुए उसकी गर्दन में अपनी बाहें डाल दी। रुद्र की आंखों से एक आंसू टपक कर रुद्रांश के कंधे पर गिरा। आयशा ने अपनी मुट्ठी अपने मुंह पर दबा ली ताकि उसकी सिसकी बाहर न निकल सके। जब बच्चे सो गए तो कमरे में एक भारी खामोशी छा गई। केवल बाहर गिरती बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। रुद्र खड़ा हुआ और आयशा की ओर बढ़ा। आयशा ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी थी, अपनी उस लाल डायरी को देख रही थी जो अब अधजली अवस्था में थी। रुद्र ने पीछे से आकर आयशा के कंधों पर अपना हाथ रखा। आयशा सिहर उठी। रुद्र का स्पर्श आज अधिकार का नहीं बल्कि एक मरहम जैसा था। रुद्र ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा कि आयशा, तुमने आज जो किया वो कोई भी वकील या साधारण मां नहीं कर सकती थी। तुम उस आग में कूद गई मेरे लिए। आयशा ने मुड़कर रुद्र का सामना किया। उनके बीच का वो 10+ भावनात्मक और शारीरिक तनाव इस शांत कमरे में और भी गहरा हो गया था। रुद्र की महंगी घड़ी और उसकी शर्ट की कफलिंग्स कहीं गुम हो गई थी। वो अब केवल एक टूटा हुआ इंसान था जो अपनी मोहब्बत की तलाश में था। आयशा ने रुद्र की शर्ट के उन निशानों को अपनी उंगलियों से छुआ जहां आग की लपटों ने उसे जलाया था। उसने फुसफुसाते हुए पूछा कि आपने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? आपको पता था कि वो मिल कभी भी फट सकती है। रुद्र ने आयशा की कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेट ली और उसे अपने और करीब खींच लिया। उनके चेहरे के बीच अब केवल कुछ इंच का फासला था। रुद्र ने आयशा की आंखों में डूबते हुए कहा कि क्योंकि उन बच्चों के बिना मेरी दुनिया शून्य थी और तुम्हारे बिना मेरा वजूद ही नहीं था। आयशा, 5 साल की वो नफरत केवल एक मुखौटा था जिसे मैंने खुद को बचाने के लिए पहना था। उसने अपना माथा आयशा के माथे से टिका दिया। आयशा रुद्र की तेज और गर्म सांसों को अपनी त्वचा पर महसूस कर सकती थी। उसे लगा जैसे वर्षों की प्यास आज बुझ रही हो। रुद्र के होंठ आयशा के माथे पर ठहरे और फिर धीरे से उसके गालों की ओर बढ़े।
ये 10+ इंटेंसिटी केवल वासना नहीं थी, बल्कि ये दो ऐसी आत्माओं का मिलन था जो वर्षों के अलगाव के बाद एक दूसरे को फिर से पा रही थी। आयशा ने रुद्र के सीने पर अपना सिर रख दिया और धीरे से कहा कि लेकिन मेरे पिता, वे अभी भी जेल में हैं रुद्र। मल्होत्रा का सच सामने आ गया है, पर उन्हें रिहा करवाना अभी भी एक कानूनी जंग है। रुद्र ने आयशा के बालों को चूमते हुए कहा कि अब तुम अकेली नहीं हो आयशा। रायचंद ग्रुप के सबसे बड़े वकील और मेरा पूरा प्रभाव अब तुम्हारे पिता की रिहाई के लिए काम करेगा। हम कल सुबह ही हाई कोर्ट में याचिका डालेंगे। उसने आयशा का चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए वादा किया कि जब तक तुम्हारे पिता इस घर में सम्मान के साथ नहीं आते, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आयशा को पहली बार महसूस हुआ कि उसके संघर्ष का अंत अब करीब है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें विला के बागानों में खिली, तो वातावरण बिल्कुल बदल चुका था। चिड़ियों की चहचहाट और ओस की बूंदों ने रात के खौफ को पीछे छोड़ दिया था। आयशा जब नीचे आई तो उसने देखा कि बंटी और रिया बच्चों के साथ बगीचे में खेल रहे थे। रुद्रांश और आराध्या की हंसी पूरे विला में गूंज रही थी। रघुवीर रायचंद बालकनी में खड़े ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में एक पछतावा था, लेकिन साथ ही अपने वंश को सुरक्षित देखकर एक शांति भी। सावित्री देवी ने रसोई में खुद आयशा की पसंद का नाश्ता तैयार किया था। जैसे ही आयशा डाइनिंग टेबल पर पहुंची, रुद्र वहां पहले से ही न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही उसने आयशा को देखा, उसने पेपर नीचे रख दिया और एक मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। नाश्ते के दौरान रुद्र ने एक घोषणा की जिसने सबको चौंका दिया। उसने कहा कि मैं रायचंद ग्रुप के चैरिटी विंग का नाम बदलकर आयशा की मां के नाम पर रखने जा रहा हूं, और वो पुरानी मिल जहां कल रात सब कुछ खत्म हुआ, वहां अब एक बच्चों का अस्पताल बनेगा। रघुवीर रायचंद ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी और धीमे स्वर में कहा कि ये एक सही प्रायश्चित होगा रुद्र। आयशा ने रुद्र की ओर देखा और उसकी आंखों में गर्व की चमक थी। उसे लगा कि 7 जन्मों वाली मुलाकात अब सचमुच मुकम्मल होने की राह पर है। लेकिन तभी समीर कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। उसने एक लिफाफा रुद्र को दिया और कहा कि रुद्र, मल्होत्रा के वकील ने जेल से एक संदेश भेजा है। माया ने अभी तक हार नहीं मानी है। उसने जेल के अंदर से ही एक नया खेल शुरू कर दिया है। आयशा की मुस्कान एक पल के लिए थमी, लेकिन उसने रुद्र का हाथ थाम लिया। उसे पता था कि अब वो अकेली नहीं है। लड़ाई अभी जारी थी, लेकिन अब उसके पास एक रक्षक, एक पिता और एक प्रेमी था जो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। रायचंद विला के विशाल लॉन में सुबह की ओस अभी भी घास की पत्तियों पर मोतियों की तरह चमक रही थी। ताजा खिली चमेली की खुशबू हवा में घुली हुई थी, जो कल रात के बारूद और धुएं की कड़वाहट को मिटाने की कोशिश कर रही थी। आयशा विला की पहली मंजिल की बालकनी में खड़ी थी। उसने सफेद रंग का एक रेशमी सूट पहना था, जो उसकी सादगी और उसकी ताकत दोनों को बयां कर रहा था। उसकी आंखें नीचे बगीचे में रुद्रांश और आराध्या को देख रही थी, जो बंटी के साथ लुका छिपी खेल रहे थे। उनकी किलकारियां सुनकर आयशा के होठों पर एक ऐसी मुस्कान आई जो पिछले 5 सालों में कभी नहीं देखी गई थी। लेकिन इस सुकून के पीछे एक बेचैनी भी थी। आज उसके पिता की आखिरी सुनवाई थी। आखिरकार वो दिन आ गया था जब दुनिया को पता चलने वाला था कि मिस्टर खन्ना कोई अपराधी नहीं, बल्कि मल्होत्रा की साजिशों के शिकार थे। आयशा ने अपनी उंगली की उस पन्ने की अंगूठी को धीरे से छुआ और मन ही मन अपनी मां को याद किया। उसे महसूस हुआ कि उसकी मां की रूह आज बहुत खुश होगी। तभी उसके पीछे से आती महंगी सिगार और सैंडलवुड परफ्यूम की मिलीजुली महक ने उसे एहसास करा दिया कि रुद्र वहां खड़ा है। आयशा मुड़ी नहीं, लेकिन उसकी सांसों की गति थोड़ी तेज हो गई। रुद्र ने पीछे से आकर बालकनी की रैलिंग पर अपने हाथ टिका दिए, जिससे आयशा उसके और रैलिंग के बीच एक तरह से कैद हो गई। रुद्र की शरीर की गर्मी
और उसकी भारी सांसें आयशा की गर्दन के पिछले हिस्से को छू रही थी, जिससे उसके पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। रुद्र ने बहुत ही धीमी और मखमली आवाज में कहा कि आयशा, आज का सूरज तुम्हारे लिए एक नया जीवन लेकर आया है। मैंने समीर से बात कर ली है। हाई कोर्ट में जस्टिस मेहता के सामने मल्होत्रा का वो वीडियो कबूल कर लिया गया है। तुम्हारे पिता कुछ ही घंटों में आजाद होंगे। आयशा ने पीछे मुड़कर रुद्र की आंखों में देखा। वहां नजरत की धूल पूरी तरह साफ हो चुकी थी और केवल एक गहरा अधिकार और बेपनाह मोहब्बत बची थी। आयशा ने अपनी हथेली रुद्र के चेहरे पर रखी। उसकी खुरदरी दाढ़ी आयशा की कोमल उंगलियों को एक अजीब सा सुकून दे रही थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा कि ये सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ रुद्र। अगर आप उस रात मिल में न आते तो शायद आज मैं जिंदा भी न होती। रुद्र ने आयशा का हाथ पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। उनके बीच की 10+ इंटेंसिटी इस शांत सुबह में और भी बढ़ गई थी। रुद्र ने आयशा की आंखों में डूबते हुए कहा कि तुम्हें खोने का ख्याल ही मुझे पागल कर देता है आयशा। 5 साल मैंने जिस आग में खुद को जलाया है, मैं नहीं चाहता कि उसका एक कतरा भी अब तुम्हें छुए। उसने आयशा के माथे को चूमते हुए एक ऐसा वादा किया जो शब्दों से परे था। इस पल में रायचंद विला की वो पुरानी नधरत पूरी तरह राख हो चुकी थी। लेकिन तभी नीचे हॉल में समीर के तेज कदमों की आवाज गूंजी। रुद्र और आयशा अलग हुए और नीचे की ओर भागे। समीर के हाथ में कुछ कानूनी दस्तावेज थे और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। समीर ने रुद्र को बताया कि मिस्टर खन्ना की रिहाई के आदेश पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, लेकिन जेल से एक खबर आई है। माया ने वहां अपनी सहेली और जेल की एक वार्डन के जरिए मल्होत्रा के कुछ पुराने स्लीपर सेल एक्टिव कर दिए हैं। वे रायचंद ग्रुप के उन शेयर्स को निशाना बना रहे हैं जो मार्केट में फ्लोटिंग है। रुद्र का चेहरा फिर से उस कठोर उद्योगपति जैसा हो गया। उसने आयशा की ओर देखा और कहा कि तुम समीर के साथ जेल जाओ और अपने पिता को लेकर आओ। मैं ऑफिस जा रहा हूं, मुझे इन चूहों को बिल में वापस भेजना होगा। आयशा ने रुद्र का हाथ पकड़कर उसे सचेत किया कि रुद्र, संभल कर रहना, माया अब पागल हो चुकी है। रुद्र ने उसकी आंखों में देखा और बिना कुछ बोले बस सिर हिलाया। आयशा समीर के साथ ऑर्थर रोड जेल की ओर निकल पड़ी। जेल की उन ऊंची काली दीवारों को देखकर आयशा का दिल फिर से कांपने लगा। उसने सालों तक यहां अपने पिता को सलाखों के पीछे देखा था। जब वो जेल के मुख्य द्वार पर पहुंची तो वहां की ठंडी हवा और उदास माहौल ने उसे अतीत के जख्मों की याद दिला दी। कुछ ही देर में लोहे का वो भारी दरवाजा खुला और एक दुबला-पतला सफेद बालों वाला शख्स बाहर आया। वो आयशा के पिता थे। उनकी आंखों में वो तेज गायब था, लेकिन अपनी बेटी को सामने खड़ा देख उनकी आंखों से आंसुओं का बांध टूट गया। आयशा दौड़कर अपने पिता के गले लग गई। मिस्टर खन्ना ने कांपती आवाज में कहा कि आयशा, मेरी बेटी, तूने आखिरकार मुझे इस नर्क से निकाल ही लिया। आयशा ने उनके आंसू पोंछे और कहा कि पापा, अब आपको कभी वापस नहीं जाना होगा। मल्होत्रा का पाप दुनिया के सामने आ चुका है। तभी समीर ने मिस्टर खन्ना को बताया कि रुद्र ने उनके लिए रायचंद विला में पूरा इंतजाम करवाया है। मिस्टर खन्ना के चेहरे पर एक उलझन भरी मुस्कान आई। उन्होंने पूछा कि रुद्र रायचंद, वही लड़का जिसने 5 साल पहले मेरा सब कुछ छीन लिया था? आयशा ने अपने पिता की आंखों में देखते हुए कहा कि पापा, वो रुद्र अब बदल चुका है। उसने अपनी जान दांव पर लगाकर मुझे और आपके नाती नातिन को बचाया है। मिस्टर खन्ना की आंखों में हैरानी थी, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी के फैसले पर भरोसा करना सीखा था। जब वे रायचंद विला पहुंचे तो वहां का स्वागत किसी राजा की तरह था। सावित्री देवी और रघुवीर रायचंद खुद दरवाजे पर खड़े थे। रघुवीर रायचंद ने आगे बढ़कर मिस्टर खन्ना के हाथ थाम लिए। उनकी आवाज में वो भारीपन था जो केवल पश्चाताप से आता है। रघुवीर ने कहा कि खन्ना साहब, मैंने अपनी साख बचाने के लिए जो पाप किया
उसके लिए मैं शायद कभी मापी के काबिल नहीं हूं, लेकिन आपकी बेटी और मेरे पोते ने इस दुश्मनी को खत्म कर दिया है। मिस्टर खन्ना खामोश रहे, लेकिन उन्होंने रघुवीर के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। ये दो पुराने प्रतिद्वंद्वियों के बीच का वो मूक समझौता था जिसने एक नई शुरुआत की नींव रखी। रुद्रांश और आराध्या जब दौड़ते हुए अपने नाना के पास आए तो विला का माहौल पूरी तरह से बदल गया। मिस्टर खन्ना ने बच्चों को गोद में उठा लिया और उन्हें अपनी पुरानी कहानियां सुनाने लगे। उधर रायचंद ग्रुप के हेडक्वार्टर में रुद्र एक अलग ही लड़ाई लड़ रहा था। माया ने जेल से ही अपने कुछ पुराने संपर्कों का इस्तेमाल करके बाजार में ये अफवाह फैला दी थी कि रुद्र रायचंद का दिवाला निकलने वाला है। शेयर्स तेजी से गिर रहे थे। रुद्र अपने बोर्डरूम में बैठा अपनी आंखों के सामने स्क्रीन पर लाल निशानों को देख रहा था। उसके भीतर का शेर जाग चुका था। उसने बंटी को बुलाया और आदेश दिया कि हमारी वो गुप्त होल्डिंग हिडन रिजर्व्स बाजार में डाल दो, हम माया को उसी के खेल में हराएंगे। रुद्र ने माया के वकील को फोन किया और बहुत ही ठंडी आवाज में कहा कि माया से कहना कि जेल की काल कोठरी में अब उसे अंधेरे की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि बाजार में तो उसका नाम और उसकी हस्ती मैंने अभी इसी पल मिटा दी है। रात को जब रुद्र थकाहारा विला लौटा तो उसने देखा कि डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार साथ बैठा था। आयशा के पिता, उसके बच्चे, दादी और आयशा सब एक साथ। रुद्र को पहली बार महसूस हुआ कि असली दौलत शेयर्स या मुनाफे में नहीं, बल्कि इस मेज पर बैठे चेहरों की मुस्कान में है। आयशा उठी और रुद्र के पास आई। उसने देखा कि रुद्र के माथे पर तनाव की लकीरें थी। आयशा ने उसे बेडरूम की ओर ले जाने का फैसला किया। कमरे में पहुंचते ही रुद्र ने आयशा को अपनी बाहों में भर लिया। वो इतनी जोर से उसे सीने से लगाए हुए था जैसे वह किसी थकावट को मिटाना चाहता हो। रुद्र ने अपनी आंखें मूंद ली और आयशा के बालों की खुशबू को अपने भीतर उतार लिया। उसने फुसफुसाते हुए कहा कि आज सब कुछ पूरा लग रहा है आयशा। तुम्हारे पिता यहां हैं, बच्चे सुरक्षित हैं, बस एक कमी बाकी है। आयशा ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा कि क्या? रुद्र ने आयशा के होठों के करीब अपना चेहरा लाया। उनके बीच का वो 10+ तनाव अब अपने चरम पर था। कमरे की मध्यम रोशनी उनके बीच के इस गहरे आकर्षण को और भी भड़का रही थी। रुद्र ने कहा कि तुम्हारी वो राह जिसे मैं 5 साल पहले अधूरा छोड़ गया था। आयशा ने मुस्कुराते हुए अपनी बाहें रुद्र की गर्दन के चारों ओर डाल दी और कहा कि वो हाँ तो हमेशा से आपकी ही थी रुद्र। उनके बीच का वो चुंबन न केवल उनके पुनर्मिलन की मुहर थी, बल्कि उन सभी तूफानों का अंत था जिन्होंने उन्हें अलग किया था। लेकिन विला की खिड़की के बाहर अंधेरे में एक साया अभी भी खड़ा था। माया का वो राजदार जो जेल के बाहर उसके अंतिम आदेश का इंतजार कर रहा था। कहानी अब 7 जन्मों के उस मिलन की ओर बढ़ रही थी जहां आखिरी चुनौती अभी भी उनका इंतजार कर रही थी। रायचंद विला के मुख्य हॉल में आज उत्सव की वो महक थी जो यहां पिछले कई दशकों से गायब थी। ताजे मोगरे और रजनीगंधा के फूलों की लतरें ऊंची छतों से नीचे लटक रही थी और उनकी भीनी भीनी खुशबू विला के हर कोने में रचीब सी थी। सुबह की सुनहरी धूप जब ऊंचे झरोखों से छनकर नीचे मार्बल के फर्श पर पड़ रही थी तो ऐसा लग रहा था मानो कुदरत खुद इस परिवार के घावों पर मरहम लगा रही हो। आयशा अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसने लाल और सुनहरे रंग की एक बनारसी साड़ी पहनी थी जिसका भारी पल्लू उसके व्यक्तित्व में एक रानी जैसी गरिमा जोड़ रहा था। उसकी आंखों में काजल की गहरी लकीर और माथे पर लगी एक छोटी सी बिंदिया उसकी सुंदरता को एक नई परिभाषा दे रही थी। वो आईने के सामने खड़ी थी, लेकिन उसकी नजरें खुद पर नहीं बल्कि मेज पर रखे उस पुराने मंगलसूत्र पर थी जिसे रुद्र ने 5 साल पहले उसके लिए बनवाया था। उसने अपनी उंगलियों से उस काले मोतियों की लड़ी को छुआ और उसे महसूस हुआ कि समय का पहिया
आखिरकार घूमकर वही आ गया है जहां उसे होना चाहिए था। तभी कमरे के भारी दरवाजे पर एक सलीके वाली दस्तक हुई। आयशा ने मुड़कर देखा, रुद्र वहां खड़ा था। उसने सफेद रंग की शेरवानी पहनी थी जिसके कॉलर पर महीन हाथ की कढ़ाई थी। रुद्र की आंखों में आज वो व्यापारिक कठोरता नहीं थी, बल्कि एक ऐसी चमक थी जिसे देखकर आयशा का दिल फिर से एक धड़कन भूल गया। रुद्र धीरे धीरे उसके करीब आया। उसके चलने के अंदाज में एक अधिकार था, लेकिन वो अधिकार अब प्यार से लबरेज था। रुद्र ने आयशा के पीछे खड़े होकर आईने में उसका अक्स देखा। उसकी गर्म सांसें आयशा के कंधे को छू रही थी, जिससे आयशा के शरीर में एक मीठी सी सिरहन दौड़ गई। रुद्र ने आयशा के कंधों पर अपने हाथ रखे और बहुत ही धीमी बेसुरीली आवाज में कहा कि आयशा, आज जब मैं तुम्हें इस रूप में देख रहा हूं तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम आखिरकार इस मंजिल तक पहुंच गए हैं। उसने आयशा के गले के पास अपना चेहरा झुकाया और उसके कान के पास फुसफुसाया कि आज रात जब हम फिर से एक होंगे तो मैं दुनिया के सामने ये साबित कर दूंगा कि तुम केवल मेरी हो। आयशा ने पीछे मुड़कर रुद्र की शेरवानी के बटन को अपनी उंगलियों से सहलाया। उनके बीच की 10+ शारीरिक तीव्रता इस बंद कमरे में साफ महसूस की जा सकती थी। आयशा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा कि रुद्र, आज हमारे बच्चे, मेरे पिता और आपका परिवार सब खुश है। क्या आपको नहीं लगता कि ये सब एक सपने जैसा है? रुद्र ने आयशा की कमर के चारों ओर अपनी मजबूत बाहें लपेट ली और उसे अपने और करीब खींच लिया। रुद्र ने कहा कि अगर ये सपना है तो मैं कभी जागना नहीं चाहता, लेकिन याद रखना आयशा, अब कोई भी साजिश हमें अलग नहीं कर सकती। उसने आयशा के होठों को चूमने के लिए अपना सिर झुकाया ही था कि रुद्रांश और आराध्या शोर मचाते हुए कमरे के अंदर भाग आए। रुद्र और आयशा हंसते हुए अलग हुए। रुद्रांश ने अपने पापा की तरह छोटी सी शेरवानी पहनी थी और वो बहुत ही गंभीर लग रहा था। उसने रुद्र का हाथ पकड़कर कहा कि पापा, नाना जी बुला रहे हैं। वे कह रहे हैं कि पंडित जी आ गए हैं। रुद्र ने रुद्रांश को गोद में उठा लिया और उसे चूमते हुए कहा कि चलो मेरे छोटे रायचंद, आज तुम्हारी मम्मा को हमेशा के लिए घर लेकर आते हैं। नीचे हॉल में मिस्टर खन्ना और रघुवीर रायचंद एक साथ बैठे थे। मिस्टर खन्ना के चेहरे पर जेल की थकान अब कम हो गई थी और उसकी जगह एक नई चमक ने ले ली थी। वे दोनों पुराने बिजनेस पार्टनर्स की तरह नई परियोजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। मिस्टर खन्ना ने कहा कि रघुवीर जी, रुद्र ने जिस तरह से माया के कॉरपोरेट हमले को नाकाम किया है, उसने साबित कर दिया है कि वो रायचंद और खन्ना दोनों साम्राज्यों को संभालने के लायक है। रघुवीर रायचंद ने सिर हिलाते हुए कहा कि बिल्कुल खन्ना साहब, और मुझे खुशी है कि अब हम दुश्मन नहीं, एक परिवार है। तभी रुद्र और आयशा सीढ़ियों से नीचे उतरे। पूरा विला तालियों की गूंज से भर गया। सावित्री देवी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने आगे बढ़कर दोनों का स्वागत किया। रुद्र ने अधिकारपूर्वक घोषणा की कि आज केवल पूजा नहीं होगी, बल्कि आज मैं और आयशा फिर से शादी के अटूट बंधन में बंधेंगे। लेकिन विला के ठीक बाहर सुरक्षा के उन हाईटेक कैमरों के पीछे एक साया मंडरा रहा था। दीपक, जो रायचंद विला के सुरक्षा ग्रिड को अच्छी तरह जानता था, एक वैन के अंदर बैठा अपने लैपटॉप पर कोडिंग कर रहा था। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। दीपक ने अपने ईयरपीस में धीरे से कहा कि माया, तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी होने वाली है। विला की बिजली और संचार व्यवस्था अब मेरे नियंत्रण में है। जैसे ही रुद्र और आयशा फेरे लेना शुरू करेंगे, रायचंद विला एक अंधेरे कालकोहरी में बदल जाएगा। दीपक ने एक बटन दबाया और अचानक विला की सुरक्षा प्रणाली में ग्लिच आना शुरू हो गया। समीर, जो सुरक्षा कक्ष में था, ने देखा कि सारे स्क्रीन अचानक काले हो रहे थे। उसने रुद्र को सचेत करने के लिए फोन उठाना चाहा, लेकिन सिग्नल जाम हो चुके थे। हॉल के अंदर पंडित जी ने अग्नि प्रज्वलित कर दी थी। रुद्र
और आयशा ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था। उनके हाथ पसीने से भीगे हुए थे, लेकिन उनकी पकड़ चट्टान जैसी मजबूत थी। जैसे ही वे पहले फेरे के लिए उठे, विला की रोशनी एक पल के लिए झपकी और फिर पूरी तरह गायब हो गई। पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। सावित्री देवी चिल्लाई और रुद्रांश आराध्या घबराकर आयशा से चिपक गए। रुद्र ने तुरंत आयशा को अपने पीछे किया और चिल्लाकर कहा कि समीर, लाइट चेक करो। सुरक्षा गार्ड्स कहां हैं? लेकिन चारों ओर केवल सन्नाटा था। अचानक विला के लाउडस्पीकर सिस्टम से एक आवाज गूंजी। वो माया की आवाज थी, जिसे दीपक ने जेल से रिकॉर्ड किया था। आवाज कह रही थी, रुद्र, क्या तुम्हें लगा कि तुम खुश रहोगे? जब मैं तड़प रही हूं तो तुम उत्सव कैसे मना सकते हो? आज रात रायचंद विला तुम्हारा श्मशान बनेगा। तभी विला के पिछले दरवाजे से कुछ नकाबपोश आदमी अंदर घुसे। उनके हाथों में आधुनिक हथियार थे। रुद्र ने आयशा के पिता को बच्चों के साथ ऊपर के कमरे में सुरक्षित जाने का इशारा किया। रुद्र ने हॉल में रखी एक भारी पीतल की सजावटी तलवार उठा ली। उसकी आंखों में वो पुरानी रुद्र वाली आग लौट आई थी। उसने आयशा की ओर देखा और कहा कि आयशा, बच्चों को लेकर ऊपर जाओ। आयशा ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उसने पास रखी एक भारी मोमबत्ती का स्टैंड उठाया और कहा कि मैं आपकी ढाल हूं रुद्र, पीछे हटना मेरी फितरत में नहीं है। आयशा की आंखों में वह योद्धा, मां और पत्नी का रूप देखकर रुद्र को एक नई ताकत मिली। अंधेरे में एक भयानक मुठभेड़ शुरू हो गई। दीपक ने विला के स्मार्ट लॉक्स को बंद कर दिया था, जिससे कोई भी बाहर नहीं जा सकता था। रुद्र और आयशा ने मिलकर उन हमलावरों का सामना किया। रुद्र ने एक हमलावर को फर्श पर पटक दिया और उसकी गर्दन दबोच ली। आयशा ने अपनी सूझबूझ से एक दूसरे हमलावर की आंखों में भारी परफ्यूम का स्प्रे कर दिया और उसे स्टैंड से मार गिराया। समीर और बाकी गार्ड्स ने अंधेरे में टॉर्च की मदद से जवाबी हमला शुरू किया। इसी बीच दीपक ने विला के गैस पाइपलाइन के प्रेशर को बढ़ाने के लिए एक वायरस अपलोड कर दिया। अगर समय रहते उसे रोका नहीं गया तो पूरा विला एक धमाके के साथ उड़ सकता था। आयशा को विला के आर्किटेक्चर की याद आई। उसे पता था कि विला का मुख्य गैस वाल्व पिछले बगीचे के पास है। उसने रुद्र से चिल्लाकर कहा कि रुद्र, गैस की गंध आ रही है, वे विला को उड़ाना चाहते हैं। रुद्र ने समीर को हमलावरों को संभालने का निर्देश दिया और खुद आयशा के साथ पिछले हिस्से की ओर भागा। अंधेरे और बारिश के बीच वे बगीचे में पहुंचे। वहां दीपक का एक आदमी खड़ा था। रुद्र ने उस पर हमला किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। आयशा ने तेजी से गैस वाल्व को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो जाम हो चुका था। रुद्र ने अपनी पूरी ताकत लगाई। उसके हाथों की मांसपेशियां तंग गई और पसीने की बूंदें उसके माथे से टपक रही थी। आयशा ने रुद्र के हाथ पर अपना हाथ रखा और उनकी साझा ताकत ने आखिरकार उस वाल्व को घुमा दिया। एक बड़ी अनहोनी टल गई थी। जैसे ही बिजली वापस आई, पुलिस की गाड़ियां विला के बाहर पहुंच चुकी थी। बंटी ने दीपक की वैन को ट्रैक कर लिया था और पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। दीपक चिल्ला रहा था कि माया तुम्हें नहीं छोड़ेगी, लेकिन रुद्र ने उसके पास जाकर उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ा और कहा कि माया से कहना कि उसकी आखिरी चाल भी धूल में मिल गई है। जब सब कुछ शांत हुआ तो रुद्र और आयशा फिर से उसी हवन कुंड के सामने खड़े थे। आग की लपटें फिर से जल उठी थी। रुद्र ने आयशा के माथे पर सिंदूर भरा और उसके गले में वही मंगलसूत्र पहनाया जिसे आयशा ने सुबह निहारा था। पंडित जी ने मंत्र पढ़े और आखिरकार रुद्र और आयशा 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो गए। मिस्टर खन्ना ने अपनी बेटी को आशीर्वाद दिया और रुद्र को गले से लगा लिया। रुद्रांश और आराध्या ने अपने मम्मी पापा को गले लगाया। रायचंद विला आज सचमुच एक परिवार का घर बन गया था। लेकिन आयशा की नजरें
विला की उस पुरानी लाल डायरी पर पड़ी जो मेज पर रखी थी। डायरी का आखिरी पन्ना अभी भी अधूरा था। आयशा ने मन ही मन सोचा कि शायद अब उस पन्ने पर प्यार की एक नई इबारत लिखने का समय आ गया है। सजा और साजिश का अंत हो चुका था और अब शुरू हो रही थी जस्टिस फॉर माई लव की वह महागाथा जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनने वाली थी। रायचंद विला की सुबह अब वैसी नहीं थी जैसी पहले हुआ करती थी। अब यहां भारी सन्नाटे की जगह रुद्रांश और आराध्या की खिलखिलाहट थी। खिड़की के पर्दों से छनकर आती गुनगुनी धूप ने जब आयशा की नींद तोड़ी तो उसे अपनी कमर के चारों ओर एक मजबूत और सुरक्षात्मक पकड़ महसूस हुई। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि रुद्र अभी भी सो रहा था। उसकी दाढ़ी के कुछ बाल आयशा के कंधे को छू रहे थे। पिछले कुछ दिनों की भागदौड़ और उस मिल वाले खौफनाक हादसे के बाद ये पहली सुबह थी जब आयशा को सचमुच घर होने का एहसास हो रहा था। उसने रुद्र के चेहरे को निहारा। वो कठोर और निर्दयी उद्योगपति सोते हुए कितना शांत और मासूम लग रहा था। आयशा ने धीरे से अपना हाथ रुद्र के चेहरे पर फेरा, जिससे रुद्र के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। रुद्र ने बिना आंखें खोले ही आयशा को और करीब खींच लिया और अपनी भारी आवाज में फुसफुसाया, इतनी जल्दी जागने की जरूरत नहीं है आयशा। आज कोई कोर्ट केस नहीं है और कोई दुश्मन बाहर इंतजार नहीं कर रहा है। आयशा ने हंसते हुए रुद्र के सीने पर अपना सिर रख दिया। उनके बीच की 10+ शारीरिक निकटता अब एक पवित्र और सुंदर बंधन बन चुकी थी। आयशा ने कहा, रुद्रांश का स्कूल में आज पहला दिन है, हमें उसे तैयार करना होगा और पापा भी नाश्ते की मेज पर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। रुद्र ने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में आयशा के लिए वो बेपनाह मोहब्बत थी जिसे उसने बरसों तक नफरत के नीचे छुपाया था। उसने आयशा के माथे को चूमा और कहा, ठीक है, लेकिन स्कूल छोड़ने के बाद हमें अपनी उस अधूरी ट्रिप के बारे में बात करनी है। समीर ने स्विट्जरलैंड के सेंट मोरिट्स में हमारे लिए एक प्राइवेट चैलेट बुक किया है। हम वहां 1 हफ्ता गुजारेंगे, बिना किसी फोन और बिना किसी बिजनेस के। आयशा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हालांकि उसके मन में एक छोटा सा डर अभी भी था कि क्या सचमुच सब कुछ इतनी आसानी से ठीक हो सकता है। नीचे डाइनिंग हॉल में मिस्टर खन्ना और सावित्री देवी दादी पहले से ही बच्चों के साथ बैठे थे। रुद्रांश अपनी नई स्कूल यूनिफॉर्म में बहुत ही गरिमामय लग रहा था, बिल्कुल रुद्र का छोटा संस्करण। आराध्या अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी और बार बार पूछ रही थी कि क्या उसे भी स्कूल जाना होगा। मिस्टर खन्ना ने जब आयशा और रुद्र को नीचे आते देखा तो उनके चेहरे पर वो संतोष था जो केवल एक पिता को अपनी बेटी को खुश देखकर मिलता है। रघुवीर रायचंद भी वहां मौजूद थे। हालांकि वे अब ज्यादातर खामोश रहते थे। उन्होंने रुद्र से कहा, रुद्र, मल्होत्रा के कुछ पुराने इन्वेस्टर्स ने लंदन के हमारे प्रोजेक्ट से हाथ खींचने की धमकी दी है। मुझे लगता है तुम्हें स्विट्जरलैंड जाने से पहले एक बार वहां का दौरा करना चाहिए। रुद्र ने आयशा की ओर देखा। उसकी आंखों में एक मूक माफी थी। आयशा ने समझदारी दिखाते हुए कहा, कोई बात नहीं रुद्र, हम लंदन होकर स्विट्जरलैंड जा सकते हैं। वैसे भी मुझे वहां के कुछ पुराने कानूनी दस्तावेजों की जांच करनी थी जो पापा के केस से जुड़े हो सकते हैं। रुद्रांश को जब उसके नए स्कूल द रॉयल इंटरनेशनल के गेट पर छोड़ा गया तो वो थोड़ा हिचकिचाया। उसने आयशा का हाथ कसकर थाम लिया। आयशा घुटनों के बल बैठी और रुद्रांश की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, आप एक रायचंद हो और एक खन्ना भी। आपके अंदर बहादुरी और बुद्धिमानी दोनों है। जाइए, नए दोस्त बनाइए। रुद्र ने भी रुद्रांश के कंधे पर हाथ रखा और उसे एक छोटा सा थम्स अप दिया। रुद्रांश ने अपनी मां और पापा को देखा और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ अंदर चला गया। स्कूल के गलियारे में उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसका नाम अयान था। अयान के साथ उसकी मां थी जिसने बड़े से काला चश्मा लगा रखा था
और उसका व्यवहार थोड़ा रहस्यमयी था। उसने जैसे ही रुद्र और आयशा को दूर से देखा, उसने अपना चेहरा फेर लिया और तेजी से वहां से निकल गई। आयशा को लगा जैसे उसने उस औरत को कहीं देखा है, लेकिन वो याद नहीं कर पा रही थी। शाम को जब वे अपनी उड़ान की तैयारी कर रहे थे, तब समीर विला पहुंचा। उसके हाथ में एक टैबलेट था और वो थोड़ा चिंतित लग रहा था। समीर ने रुद्र को एकांत में ले जाकर बताया कि माया के कुछ बेनामी स्विस बैंक खातों से पिछले 24 घंटों में भारी लेन देन हुआ है। कोई उस पैसे का इस्तेमाल रायचंद ग्रुप के ग्लोबल शेयर्स को शॉर्ट सेल करने के लिए कर रहा है। रुद्र का चेहरा कठोर हो गया। उसने समीर से कहा कि वो इस पर नजर रखें और पता लगाए कि माया के जेल में होने के बावजूद उसका हैंडलर कौन है। रुद्र ने तय किया कि वो आयशा को इस बारे में अभी कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि वो उसकी शांति भंग नहीं करना चाहता था। लंदन की उड़ान के दौरान फर्स्ट क्लास के केबिन में केवल रुद्र और आयशा थे। बाहर बादलों के ऊपर डूबता हुआ सूरज एक नारंगी और बैंगनी रंग की चादर बिछा रहा था। आयशा ने अपना सिर रुद्र के कंधे पर रखा हुआ था। रुद्र ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी उंगलियों को सहलाने लगा। उनके बीच का वो 10+ इंटेंसिटी वाला खिंचाव अभी भी उतना ही ताजा था। रुद्र ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, आयशा, क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार लंदन मिले थे? तुम एक स्टूडेंट थी और मैं एक बिजनेस मीटिंग के लिए वहां था। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और आपने मेरी कॉफी गिरा दी थी और माफी मांगने के बजाय मुझे ही लेक्चर दिया था। रुद्र हंसा और उसने आयशा को अपनी ओर थोड़ा और झुका लिया। उसने कहा, मुझे पता था कि तुम वही लड़की हो जो मेरे अहंकार को चुनौती दे सकती है, इसीलिए मैंने तुम्हें कभी जाने नहीं दिया। जैसे ही वे लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर उतरे, वहां की ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। लेकिन वहां की हवा में केवल ठंडक नहीं थी, बल्कि एक नया खतरा भी था। एयरपोर्ट के बाहर एक काली कार उनका इंतजार कर रही थी। कार का ड्राइवर वही आदमी था जिसे आयशा ने सुबह रुद्रांश के स्कूल में अयान के साथ देखा था। उसने आयशा को एक ठंडी और डरावनी नजर दी, जिसे आयशा ने महसूस किया। रुद्र बिजनेस कॉल्स में व्यस्त था और उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। होटल के स्वीट में पहुंचने के बाद आयशा ने अपनी मां की वो पुरानी लाल डायरी फिर से निकाली। उसने देखा कि डायरी के आखिरी पन्नों में एक नाम लिखा था जो धुंधला था, विक्टर। क्या विक्टर वही शख्स था जो मल्होत्रा का असली पार्टनर था? क्या वही लंदन के इन प्रोजेक्ट्स को तबाह करने की कोशिश कर रहा था? आयशा ने खिड़की से बाहर लंदन आई को देखा और उसे लगा कि वे एक जाल से निकलकर दूसरे बड़े जाल में फंस चुके हैं। तभी कमरे की घंटी बजी। एक वेटर एक गुलदस्ता लेकर आया था। गुलदस्ते के साथ एक छोटा सा कार्ड था जिस पर लिखा था, वेलकम टू लंदन आयशा। पुराने हिसाब अभी बाकी है। आयशा का दम घुटने लगा। उसने कार्ड रुद्र को दिखाया। रुद्र ने फौरन सिक्योरिटी को अलर्ट किया। उसे एहसास हुआ कि माया और मल्होत्रा केवल प्यादे थे। असली किंगपिन तो लंदन में बैठा है। रात के सन्नाटे में जब वे एक दूसरे की बाहों में थे, तब भी उनके मन में एक ही सवाल था, क्या वे कभी पूरी तरह सुरक्षित हो पाएंगे? 10+ भावनात्मक तनाव के बीच रुद्र ने आयशा को चूमते हुए वादा किया कि चाहे कोई भी विक्टर हो, वो उसे धूल चटा देगा। लेकिन क्या आयशा और रुद्र उस साइलेंट पार्टनर के चेहरे को पहचान पाएंगे? कहानी अब एक नए मोड़ पर थी, जहां प्यार की ढाल को अब ग्लोबल साजिशों के तीरों का सामना करना था। लंदन की धुंध भरी सुबह में जब आयशा ने होटल की खिड़की से बाहर देखा, तो उसे थेम्स नदी का पानी आज किसी गहरे राज की तरह काला और स्थिर लगा। कमरे के अंदर हीटर की हल्की गर्माहट थी, लेकिन आयशा के मन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ रही थी। कल रात मिला वो धमकी भरा कार्ड उसके दिमाग में किसी कांटे की तरह चुभ रहा था। रुद्र पास ही खड़ा अपना कोट पहन रहा था। उसका चेहरा आज किसी फौलाद की तरह सख्त था। उसने आयशा को अपने करीब खींचा
और उसके माथे को चूमते हुए कहा, आयशा, विक्टर ने आग से खेलने की कोशिश की है। उसे नहीं पता कि अब उसका सामना उस रुद्र से है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन बचाने के लिए एक पूरा परिवार है। आयशा ने रुद्र की शेरवानी के कॉलर को ठीक किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रुद्र, विक्टर कोई साधारण दुश्मन नहीं है। मां की डायरी में उसका नाम उस पन्ने पर था जहां गद्दारी शब्द लिखा था। हमें संभल कर रहना होगा। जैसे ही वे होटल से बाहर निकले, सुरक्षा का घेरा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। समीर अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ तैयार था। उन्हें आज लंदन की एक चैरिटी गाला में जाना था, जहां विक्टर के आने की खबर थी। गाला का माहौल बहुत ही शानदार था। महें, झूमर, क्लासिकल संगीत और दुनिया भर के रईस। लेकिन आयशा की नजरें भीड़ में किसी और को ढूंढ रही थी। तभी महफिल के एक कोने में एक लंबा, गोरा और नीली आंखों वाला शख्स दिखाई दिया। उसने हाथ में वाइन का गिलास पकड़ा था और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो जितनी आकर्षक थी उतनी ही खतरनाक। वो विक्टर था। विक्टर ने जैसे ही आयशा और रुद्र को देखा, वो उनकी ओर बढ़ने लगा। विक्टर ने बहुत ही परिष्कृत अंग्रेजी में कहा, वेलकम टू माई वर्ल्ड, मिस्टर एंड मिसेज रायचंद। आयशा, तुम बिल्कुल अपने पिता जैसी दिखती हो। वही जिद और वही मासूमियत जिसने कभी मुझे बहुत कुछ सिखाया था। आयशा ने अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए जवाब दिया, मेरे पिता ने तुम्हें बिजनेस सिखाया था विक्टर, गद्दारी नहीं। तुम आज जो कुछ भी हो वो उनकी दी हुई साख को बेचकर बने हो। विक्टर की मुस्कान थोड़ी गहरी हो गई। उसने रुद्र की ओर देखा और कहा, रुद्र, तुम एक समझदार खिलाड़ी हो। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मिस्टर खन्ना उतने ही बेगुनाह है जितना तुम्हारी पत्नी समझती है? पूछना उनसे उस प्रोजेक्ट फिनिक्स के बारे में, जिसने मल्होत्रा और खन्ना को एक समय में पार्टनर बनाया था। रुद्र ने विक्टर के करीब जाकर उसके कान में फुसफुसाया, मेरे परिवार के बीच दरार डालने की कोशिश मत करना विक्टर, वरना लंदन की इस सर्दी में तुम्हारी कब्र खोदने में मुझे देर नहीं लगेगी। गाला से निकलने के बाद माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। रुद्र ने तुरंत हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए निकलने का फैसला किया। वे अपनी प्राइवेट जेट से स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हुए। उड़ान के दौरान केबिन की मध्यम रोशनी में आयशा बहुत खामोश थी। विक्टर की बातों ने उसके मन में एक अनजाना डर पैदा कर दिया था। क्या उसके पिता ने सचमुच कुछ छुपाया था? रुद्र ने आयशा का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी उंगलियों को चूमते हुए कहा, उसकी बातों पर ध्यान मत दो आयशा, वो तुम्हें कमजोर करना चाहता है। आयशा ने रुद्र के कंधे पर सिर रख दिया। उनके बीच का वह 10+ भावनात्मक खिंचाव इस ऊंचाई पर और भी गहरा महसूस हो रहा था। रुद्र की पकड़ आयशा की कमर पर और मजबूत हो गई, जैसे वो उसे दुनिया के हर झूठ से बचाना चाहता हो। जब वे स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख एयरपोर्ट पर उतरे तो वहां की बर्फीली हवा ने उनके चेहरों को सहलाया। समीर ने उनके लिए एक बख्तरबंद SUV का इंतजार किया था। उनका गंतव्य सेंट मोरिट्स का वो एकांत शैले था जहां उन्हें कुछ दिन सुकून के बिताने थे। सड़क के दोनों ओर बर्फ से ढके पहाड़ और चीड़ के पेड़ किसी परियों की कहानी जैसे लग रहे थे, लेकिन ये कहानी जल्द ही एक थ्रिलर में बदलने वाली थी। जैसे ही उनकी गाड़ी पहाड़ी रास्तों पर चढ़ने लगी, समीर ने नोटिस किया कि 2 काली रेंज रोवर उनका पीछा कर रही थी। रुद्र ने आयशा का हाथ कसकर थाम लिया और ड्राइवर को रफ्तार बढ़ाने का इशारा किया। बर्फीले और घुमावदार रास्तों पर एक खतरनाक रेस शुरू हो गई। पीछा करने वाली गाड़ियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। रुद्र ने आयशा को सीट के नीचे झुकने को कहा और खुद एक गन निकालकर पीछे की खिड़की से जवाबी हमला शुरू किया। टायरों की चीख और गोलियों की गूंज ने उस शांत वादी को दहला दिया। एक मोड़ पर रुद्र की गाड़ी फिसलने लगी, लेकिन ड्राइवर ने अपनी कुशलता से उसे संभाल लिया। रुद्र ने एक सटीक निशाना लगाया और पीछा करने वाली एक गाड़ी का टायर उड़ा दिया। वो गाड़ी असंतुलित होकर एक खाई की ओर मुड़ गई।
दूसरी गाड़ी ने हार नहीं मानी और वे लगातार पास आने की कोशिश कर रहे थे। तभी ऊपर पहाड़ी से बर्फ का एक छोटा सा हिस्सा खिसकने लगा। रुद्र ने चिल्लाकर कहा, तेज चलाओ, हिमस्खलन, एवलांच होने वाला है। उनकी गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी और जैसे ही वे एक टनल के अंदर दाखिल हुए, पीछे एक जोरदार विस्फोट के साथ बर्फ का ढेर नीचे आ गिरा, जिससे पीछा करने वाली दूसरी गाड़ी दब गई। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। आयशा की सांसें तेज थी और वह रुद्र की बाहों में कांप रही थी। रुद्र ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसका अपना दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था। इस मौत के साए से निकलने के बाद उनके बीच का वह 10+ आकर्षण एक नए जुनून में बदल गया। रुद्र ने आयशा के माथे के पसीने को पोंछा और उसे चूमते हुए कहा, हम सुरक्षित हैं आयशा, हम सुरक्षित हैं। वे आखिरकार अपने शैले पहुंचे। ये लकड़ी का बना एक खूबसूरत घर था, जिसके चारों ओर सफेद बर्फ की चादर बिछी थी। अंदर फायरप्लेस में आग जल रही थी और हवा में पाइन और वेनिला की खुशबू थी। समीर और सुरक्षा गार्ड्स ने बाहर मोर्चा संभाल लिया था। अंदर आयशा ने अपने कोट उतारे और फायरप्लेस के पास बैठ गई। रुद्र उसके पीछे आया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। रुद्र की गर्म सांसें आयशा की ठंडी त्वचा पर एक नई आग जला रही थी। रुद्र ने आयशा को अपनी ओर घुमाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आज रात कोई दुश्मन हमारे बीच नहीं आएगा, केवल तुम और मैं। उनके बीच का वह चुंबन उस ठंडी रात में एक दहकते अंगारे जैसा था। 10+ शारीरिक तीव्रता के साथ वे एक दूसरे की बाहों में उन सभी दुखों को भूल गए जो उन्होंने पिछले कुछ घंटों में सहे थे। अगली सुबह जब आयशा जागी तो उसने देखा कि रुद्र खिड़की के पास खड़ा बाहर की बर्फबारी को देख रहा था। आयशा ने पास जाकर उसे पीछे से गले लगा लिया। तभी रुद्र के फोन पर एक वीडियो मैसेज आया। वह रुद्रांश का था। रुद्रांश स्कूल में अयान के साथ खेल रहा था, लेकिन वीडियो के बैकग्राउंड में आयशा ने देखा कि वही औरत एलिना रुद्रांश को बहुत गौर से देख रही थी। आयशा के होश उड़ गए। उसने रुद्र को वह दिखाया। तभी समीर कमरे में आया और उसने एक और चौंकाने वाली खबर दी। रुद्र भाई, एलिना कोई और नहीं, विक्टर की बहन है और वो रुद्रांश के स्कूल में केवल एक मां बनकर नहीं गई है, वो उसे अगवा करने की फिराक में है। आयशा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि वे यहां स्विट्जरलैंड में सुरक्षित नहीं हैं, बल्कि वे अपने बच्चों से दूर एक जाल में फंस गए हैं। विक्टर ने उन्हें यहां इसलिए भेजा था ताकि वो मुंबई में बच्चों पर हमला कर सके। आयशा ने अपनी मुट्ठी भींच ली और कहा, हमें अभी वापस जाना होगा रुद्र। लेकिन तभी शैले की बिजली कट गई और बाहर से जोरदार धमाके की आवाज आई। विक्टर के आदमी वहां पहुंच चुके थे। इस बार वे केवल डराने नहीं बल्कि खत्म करने आए थे। कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां बर्फ की इन वादियों में अब खून की होली खेलने की तैयारी थी। क्या रुद्र और आयशा अपने बच्चों को बचाने के लिए इस मौत के घेरे से बाहर निकल पाएंगे? सेंट मोरिट्स के उस एकांत शैले में अचानक छाई खामोशी किसी डरावनी फिल्म के सन्नाटे से भी ज्यादा घातक थी। बिजली कटते ही हीटर की वो गूंज बंद हो गई थी और अब केवल बाहर चल रही बर्फीली हवाओं की चीखें सुनाई दे रही थी। आयशा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अंधेरे में रुद्र का हाथ ढूंढा और जैसे ही रुद्र की मजबूत उंगलियों ने उसकी हथेली को थामा, उसे एक पल के लिए लगा कि वो सुरक्षित है। रुद्र ने उसे अपनी ओर खींचा और बहुत ही धीमी बेसुरीली आवाज में उसके कान के पास फुसफुसाया, खामोश रहो आयशा, वे अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। रुद्र के शरीर से उठती वो चिरपरिचित गंध और उसकी सांसों की गर्मी इस बर्फीली ठंड में आयशा के लिए एकमात्र सहारा थी। रुद्र ने अंधेरे में अपनी आंखों को अभ्यस्त किया और पास रखी एक भारी पीतल की सजावटी रॉड उठा ली। उसे पता था कि गोलियों की आवाज हिमस्खलन को दोबारा न्योता दे सकती है, इसलिए उसे ये लड़ाई खामोशी से लड़नी थी। खिड़की के बाहर से
किसी के बर्फ पर चलने की चरमराहट सुनाई दी। आयशा ने अपनी सांसें रोक ली। उसे रह रहकर रुद्रांश और आराध्या का वो वीडियो याद आ रहा था जहां एलिना उनके पास खड़ी थी। वो तड़प रही थी कि काश वो उड़कर मुंबई पहुंच जाए। रुद्र ने आयशा को फायरप्लेस के पीछे बने एक छोटे से गुप्त दरवाजे की ओर धकेला जिसे उसने पहले ही देख लिया था। रुद्र ने कहा, आयशा तुम यहां छिपो, मैं उन्हें देखता हूं। आयशा ने रुद्र का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं रुद्र, हम साथ लड़ेंगे। मैं फिर से तुम्हें अकेले खतरे में छोड़कर नहीं जाऊंगी। उनके बीच का वो 10+ भावनात्मक तनाव इस मौत के साए में और भी गहरा हो गया। रुद्र ने आयशा के माथे को चूमा। वो स्पर्श किसी अंतिम विदाई जैसा नहीं, बल्कि एक अटूट वादे जैसा था। अचानक शैले का पिछला शीशा एक जोरदार धमाके के साथ टूटा। 3 नकाबपोश आदमी अंदर दाखिल हुए। रुद्र एक चीते की तरह उन पर झपटा। अंधेरे में केवल उनके टकराने की आवाजें और भारी सांसें सुनाई दे रही थी। रुद्र ने एक हमलावर की गर्दन दबोच ली और उसे दीवार से दे मारा। आयशा ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए पास पड़ा एक भारी सजावटी ग्लोब उठाया और दूसरे हमलावर के सिर पर दे मारा। वो आदमी वही ढेर हो गया। तीसरा हमलावर रुद्र की पीठ पर वार करने ही वाला था कि आयशा ने फायरप्लेस से एक जलती हुई लकड़ी निकाली और उसकी आंखों के सामने लहरा दी। आग की लपटों ने अंधेरे को चीर दिया और हमलावर पीछे हट गया। रुद्र ने मौका पाकर उसे एक जोरदार मुक्का मारा और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। सांसें फूल रही थी और कमरे में केवल आग की उन लपटों की रोशनी थी जो अब धीरे धीरे बुझ रही थी। रुद्र ने आयशा को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों के शरीर पसीने और ठंड के एक अजीब मिश्रण से भीगे हुए थे। रुद्र ने आयशा के बिखरे हुए बालों को उसके चेहरे से हटाया। उनके बीच की शारीरिक निकटता इस जीत के बाद एक मादक खिंचाव में बदल गई। रुद्र ने आयशा की गर्दन पर अपना चेहरा झुकाया और एक गहरी सांस ली। आयशा ने महसूस किया कि रुद्र का शरीर गुस्से और जुनून से कांप रहा था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, रुद्र, हमें मुंबई फोन करना होगा, पापा से बात करनी होगी। रुद्र ने आयशा के होठों को हल्का सा छुआ और धीरे से अलग हुआ। उसने अपना सैटेलाइट फोन निकाला क्योंकि मोबाइल नेटवर्क जाम कर दिए गए थे। आयशा ने कांपते हाथों से अपने पिता मिस्टर खन्ना का नंबर लगाया। दूसरी तरफ से फोन उठाते ही मिस्टर खन्ना की आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। आयशा ने चिल्लाकर पूछा, पापा, बच्चे कहाँ हैं? क्या वे ठीक है? मिस्टर खन्ना ने रुआसी आवाज में कहा, आयशा, रुद्रांश और आराध्या घर पर ही है, लेकिन एलिना ने विला के बाहर डेरा डाल रखा है। वो कह रही है कि अगर मैंने उसे प्रोजेक्ट फिनिक्स की फाइलें नहीं दी तो वो अंदर घुस जाएगी। रुद्र, क्या तुम सुन रहे हो? विक्टर ने खेल बहुत बड़ा कर दिया है। रुद्र ने फोन अपने हाथ में लिया और कठोर स्वर में पूछा, मिस्टर खन्ना, ये प्रोजेक्ट फिनिक्स क्या है? विक्टर इसके पीछे क्यों पड़ा है? मिस्टर खन्ना ने एक लंबी सांस ली और वो राज खोलना शुरू किया जिसने 30 सालों से खन्ना और रायचंद परिवारों को बर्बाद किया था। उन्होंने बताया, रुद्र, प्रोजेक्ट फिनिक्स एक बायोफार्मा रिसर्च थी जिसे मैंने और तुम्हारे पिता ने मिलकर शुरू किया था। विक्टर हमारा अकाउंटेंट था, लेकिन उसने फाइलों में हेराफेरी करके इसे एक अवैध ड्रग्स के सौदे में बदल दिया। तुम्हारी मां को इस बारे में पता चल गया था। उसने विक्टर को पुलिस के हवाले करने की धमकी दी थी और इसीलिए मल्होत्रा ने उसे रास्ते से हटा दिया। विक्टर आज भी उन्हीं फाइलों की तलाश में है क्योंकि उनमें उसके असली आकाओं के नाम हैं, जो अब लंदन की राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं। आयशा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी मां की मौत महज एक पारिवारिक दुश्मनी नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय घोटाले को छुपाने की कोशिश थी। आयशा ने कहा, पापा, वो फाइलें कहाँ हैं? मिस्टर खन्ना ने कहा, वो तुम्हारी मां की उसी लाल डायरी के कवर के अंदर छिपी एक माइक्रोचिप में है आयशा।
आयशा ने फौरन अपने बैग से वो अधजली डायरी निकाली। उसने उसके कवर को चीरा और वहां से एक छोटी सी काली चिप बाहर निकली। रुद्र ने उसे देखा और उसकी आंखों में एक नई चमक आई। उसने कहा, यही वो हथियार है जिससे हम विक्टर के साम्राज्य को राख कर देंगे। तभी बाहर से एक हेलीकॉप्टर की आवाज आई। वो समीर था, जो बैकअप के साथ वहां पहुंच चुका था। रुद्र और आयशा बिना समय गवाए शैले से बाहर निकले। वे सीधे हवाई अड्डे की ओर भागे। विमान के अंदर रुद्र ने आयशा को एक कंबल में लपेटा और उसे गर्म कॉफी दी। आयशा अभी भी कांप रही थी। रुद्र ने उसके पास बैठकर उसे अपनी बाहों में ले लिया। उनके बीच का वो 10+ इंटेंसिटी वाला पल फिर से उभर आया। रुद्र ने आयशा की आंखों में देखते हुए कहा, अब कोई भी हमें नहीं रोकेगा आयशा। हम मुंबई जा रहे हैं और एलिना को पता चलेगा कि रायचंदों के घर में घुसने की कीमत क्या होती है। आयशा ने अपना सिर रुद्र के सीने पर रख दिया। उसे अब अपनी मां के लिए इंसाफ की मंजिल साफ दिख रही थी। जैसे ही उनका विमान मुंबई के निजी हवाई अड्डे पर उतरा, वहां बारिश हो रही थी। समीर ने बताया कि एलिना ने विला के मुख्य गेट को जाम कर दिया है और उसने बंटी को बंधक बना लिया है। आयशा का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उसने रुद्र से कहा, रुद्र, आप पीछे से हमला करेंगे, मैं सामने से जाऊंगी। एलिना को लगेगा कि मैं अकेली हूं। रुद्र ने मना करना चाहा, लेकिन आयशा की आंखों में वो चंडी का रूप देखकर वो समझ गया कि आज उसे कोई नहीं रोक सकता। रायचंद विला के बाहर का नजारा भयावह था। एलिना हाथ में गन लिए खड़ी थी और बंटी के गले पर चाकू रखा हुआ था। आयशा कार से उतरी और हाथ में वो माइक्रोचिप लेकर ऊपर हवा में लहराई। आयशा ने चिल्लाकर कहा, एलिना, ये रही तुम्हारी फाइल, बंटी को छोड़ दो और इसे ले जाओ। एलिना की आंखें लाल हो गई। उसने बंटी को धक्का दिया और आयशा की ओर बढ़ी। जैसे ही वो आयशा के करीब आई, आयशा ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे एलिना जमीन पर गिर गई। एलिना ने अपनी गन उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से रुद्र ने उसकी कलाई पर गोली मारी। एलिना के हाथ से गन छूट गई। रुद्र ने आकर एलिना की गर्दन दबोच ली और उसे दीवार से सटा दिया। रुद्र ने बहुत ही ठंडे स्वर में कहा, तुमने मेरे बच्चों को डराने की जुर्रत की एलिना? अब तुम और तुम्हारा भाई विक्टर दोनों एक ही सेल में सड़ोगे। पुलिस की गाड़ियां विला के अंदर पहुंच चुकी थी। एलिना को गिरफ्तार कर लिया गया। आयशा दौड़कर विला के अंदर गई, जहां रुद्रांश और आराध्या सावित्री देवी के पास दुबक कर बैठे थे। बच्चों ने जब अपनी मां को देखा तो वे दौड़कर उसके गले लग गए। आयशा फूट फूट कर रोने लगी। रुद्र भी वहां आ गया और उसने अपनी पूरी दुनिया को अपनी बाहों में समेट लिया। मिस्टर खन्ना भी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने रुद्र की ओर देखा और हाथ जोड़े। मिस्टर खन्ना ने कहा, रुद्र, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे बेटे से भी बढ़कर हो। प्रोजेक्ट फीनिक्स का अंत आज हो गया। रुद्र ने माइक्रोचिप पुलिस कमिश्नर को सौंप दी। रात के सन्नाटे में जब बच्चे सो गए, रुद्र और आयशा अपनी बालकनी में खड़े थे। मुंबई की बारिश अब थमती हुई लग रही थी। रुद्र ने आयशा को पीछे से गले लगाया। आयशा ने महसूस किया कि अब उसकी रूह को शांति मिली थी। उसकी मां का कातिल और उनके परिवार को बर्बाद करने वाला मास्टरमाइंड अब बेनकाब हो चुका था। रुद्र ने आयशा के कान में फुसफुसाया, अब हमारी नई जिंदगी शुरू होती है मिसेज रायचंद, बिना किसी डर के। आयशा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर पीछे झुकाया और रुद्र के होठों पर अपना प्यार अंकित कर दिया। 7 जन्मों की ये मुलाकात अब एक अमर दास्तां बन चुकी थी। मुंबई के स्काईलाइन पर आज रात का चांद कुछ ज्यादा ही रोशन लग रहा था, जैसे वो भी रायचंद और खन्ना परिवारों के इस ऐतिहासिक पुनर्मिलन का गवाह बनना चाहता हो। लंदन से आई खबर ने पूरे विला में उत्सव का माहौल बना दिया था। विक्टर को स्कॉटलैंड यार्ड ने प्रोजेक्ट फिनिक्स के सबूतों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया था। उसके अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को ढा दिया गया था।
रायचंद विला के विशाल बगीचे में आज एक भव्य विक्ट्री गाला का आयोजन किया गया था। हवा में ताजे मोगरे, महके परफ्यूम और ग्रिल्ड कबाबों की खुशबू तैर रही थी। ऊंचे झरोखों से मध्यम रोशनी छनकर नीचे आ रही थी, जहां शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन और कानूनविद जमा थे। आयशा ने आज गहरे बैंगनी रंग का एक डिजाइनर गाउन पहना था, जो उसकी आंखों की चमक और उसके चेहरे के आत्मविश्वास को और भी निखार रहा था। उसके गले में वही पन्ने का हार था जो उसे रुद्र ने शादी की पहली रात के उपहार के रूप में दिया था। वो गाला की चमक के बीच भी अपनी फाइलें चेक कर रही थी। आज उसकी नई फर्म खन्ना एंड रायचंद एसोसिएट्स का आधिकारिक लॉन्च भी था। रुद्र ने भीड़ को चीरते हुए आयशा की ओर कदम बढ़ाए। उसने ब्लैक टक्सिडो पहना था, जिसमें वो साक्षात किसी ग्रीक देवता की तरह लग रहा था। रुद्र की नजरें आयशा पर जमी थी, जैसे वो उसे अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता हो। उसने आयशा के करीब जाकर बहुत ही धीमी और मखमली आवाज में कहा, मिसेज रायचंद, आज रात कम से कम इन फाइलों को आराम दीजिए। आज दुनिया हमारे संघर्ष की जीत का जश्न मना रही है और मैं अपनी जीत का। उसने आयशा की कमर पर हाथ रखा और उसे हल्के से अपनी ओर खींचा। उनके बीच का वो 10+ भावनात्मक और शारीरिक खिंचाव इस उत्सव की भीड़ में भी साफ महसूस किया जा सकता था। आयशा ने रुद्र की आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, रुद्र, ये जीत सिर्फ एक अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। खन्ना एंड रायचंद अब केवल एक नाम नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए इंसाफ की उम्मीद होगी जिनके पास लड़ने की ताकत नहीं है। रुद्र ने आयशा के माथे को चूमा। वो स्पर्श इतना कोमल और सुरक्षात्मक था कि आयशा के शरीर में एक मीठी सी सिरहन दौड़ गई। मंच पर खड़े होकर जब मिस्टर खन्ना ने अपनी बेटी और दामाद की ओर देखा, तो उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने माइक संभाला और भारी आवाज में कहा, आज से 5 साल पहले मैंने अपनी बेटी और अपनी साख दोनों खो दी थी, लेकिन आज मैं न केवल एक आजाद इंसान हूं, बल्कि मुझे एक ऐसा बेटा मिला है जिसने मेरे परिवार को अपनी जान देकर बचाया है। खन्ना एंड रायचंद एसोसिएट्स केवल एक लॉ फर्म नहीं है, ये 2 परिवारों के खून और बलिदान से सींची गई विरासत है। पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया। रघुवीर रायचंद ने भी आगे बढ़कर मिस्टर खन्ना से हाथ मिलाया। ये वह दृश्य था जिसने सालों पुरानी नफरत की दीवार को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया था। रुद्रांश और आराध्या अपने नए स्कूल के दोस्तों के साथ पास ही खेल रहे थे। उनकी मासूम हंसी इस उत्सव का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी। पार्टी जब अपने शबाब पर थी, तब रुद्र आयशा को थोड़ा एकांत में ले गया, जहां समंदर की ठंडी लहरें विला की दीवारों से टकरा रही थी। मूनलाइट में आयशा का चेहरा किसी परिकथा की राजकुमारी जैसा लग रहा था। रुद्र ने आयशा का हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। हवा में आयशा के बालों की लेवेंडर खुशबू और रुद्र के सैंडलवुड इत्र का मिलन एक नशीला माहौल बना रहा था। रुद्र ने आयशा की गर्दन के पास अपना चेहरा झुकाया और फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें पता है आयशा, न्यूयॉर्क की उन रातों में मैंने सिर्फ तुम्हें ढूंढा था। आज जब तुम यहां मेरे सामने हो, तो मुझे लगता है कि खुदा ने मुझे मेरी रूह लौटा दी है। आयशा ने अपनी आंखें मूंद ली और रुद्र के कोट के कॉलर को कसकर पकड़ लिया। ये 10+ इंटेंसिटी केवल वासना नहीं थी, बल्कि ये उन 5 सालों के दर्द का मुआवजा थी जिसे उन्होंने सहे थे। रुद्र के होंठ जब आयशा के होंठों से मिले, तो दुनिया जैसे ठहर गई। वो चुंबन अधूरा नहीं था, वो एक मुकम्मल दास्तां की मुहर थी। लेकिन इस चकाचौंध के बीच विला के मुख्य द्वार पर एक काली महंगी गाड़ी आकर रुकी। एक आदमी बाहर निकला जिसके हाथ में एक काला लेदर का ब्रीफ केस था। उसने अपना चेहरा एक बड़े से हैट और कोट के पीछे छुपा रखा था। उसने विला की सुरक्षा को पार करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड को एक लिफाफा दिया और कहा, ये आयशा खन्ना के लिए है, उनके नए फर्म का पहला असाइनमेंट। कहिएगा कि ये पुरानी यादों का हिसाब है।
गार्ड ने वो लिफाफा लिया और अंदर चला गया। गाला के अंत में जब मेहमान विदा हो रहे थे, तब बंटी वो लिफाफा लेकर आयशा के पास पहुंचा। आयशा ने जब लिफाफा खोला तो उसके अंदर एक बहुत पुरानी पीली पड़ चुकी तस्वीर थी। तस्वीर में रघुवीर रायचंद किसी अज्ञात महिला के साथ खड़े थे और उस महिला की गोद में एक छोटा बच्चा था। तस्वीर के पीछे लिखा था, विरासत केवल खून से नहीं, राजों से भी बनती है। क्या रायचंद खानदान एक और वारिस के लिए तैयार है? आयशा का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उसने रुद्र को वो तस्वीर दिखाई। रुद्र ने जैसे ही वो तस्वीर देखी, उसका जबड़ा भिंच गया। उसे एहसास हुआ कि उनके दादाजी के अतीत में एक ऐसा पन्ना भी था जिसके बारे में सावित्री दादी को भी नहीं पता था। आयशा ने अपनी वकील वाली नजर से उस तस्वीर की बारीकियों को देखा। तस्वीर के कोने में एक मुहर थी जो सेंट मोरिट्स के किसी पुराने अनाथालय की थी। क्या इसका मतलब था कि स्विट्जरलैंड की वो ट्रिप और विक्टर का वहां होना महज इत्तेफाक नहीं था? क्या विक्टर किसी और बड़े खिलाड़ी का मोहरा था? आयशा ने रुद्र की ओर देखा और कहा, रुद्र, ये हमारा पहला केस है और इस बार मुवक्किल कोई और नहीं बल्कि हमारे ही परिवार का एक ऐसा हिस्सा है जिसे दुनिया से छुपाया गया। रुद्र की आंखों में फिर से वही सुरक्षात्मक आग जल उठी। उसने आयशा का हाथ थाम लिया और कहा, अगर कोई और वारिस है तो उसे सामने आना होगा। हम अब किसी भी राज को अपने परिवार की शांति भंग नहीं करने देंगे। रात के तीसरे पहर में जब पूरा विलास हो रहा था, आयशा अपनी नई फर्म के ऑफिस में बैठी उस तस्वीर और उन पुराने दस्तावेजों को खंगाल रही थी जो प्रोजेक्ट फिनिक्स की फाइलों में दफन थे। उसे एक नाम मिला, अयान। उसे याद आया कि रुद्रांश के स्कूल में उस रहस्यमयी औरत के साथ जो बच्चा था, उसका नाम भी अयान था। क्या अयान ही वो वारिस था? क्या एलिना और विक्टर उस बच्चे का इस्तेमाल रायचंद साम्राज्य पर कब्जा करने के लिए कर रहे थे? आयशा ने अपनी डायरी में लिखा, न्याय कभी खत्म नहीं होता, वो केवल अपना रूप बदल लेता है। तभी विला की लाइटें एक पल के लिए झपकी। आयशा ने पीछे मुड़कर देखा। खिड़की के पास एक साया खड़ा था। वो कोई हमलावर नहीं था, बल्कि एक औरत थी जिसकी आंखों में बेपनाह दर्द था। उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, आयशा, मुझे बचा लो, वे अयान को मार देंगे। आयशा ने उसे पहचान लिया। वो वही औरत थी जिसे उसने स्कूल में देखा था। एलिना की बहन या शायद कोई और। लेकिन इससे पहले कि आयशा उससे कुछ पूछ पाती, वो औरत धुंधले साए की तरह गायब हो गई। आयशा के हाथ कांपने लगे। उसे एहसास हुआ कि जस्टिस फॉर माई लव का ये दूसरा अध्याय पहले से कहीं ज्यादा व्यक्तिगत और खतरनाक होने वाला था। रुद्रांश और आराध्या का भविष्य अब एक नए और अनदेखे खतरे के घेरे में था। रुद्र कमरे में दाखिल हुआ और उसने आयशा को घबराहट में देखा। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया और धीरे से कहा, घबराओ मत आयशा, इस तूफान का सामना भी हम मिलकर करेंगे। 7 जन्मों वाली ये दास्ता अब एक नई विरासत की रक्षा के लिए तैयार थी। रायचंद विला के गलियारों में सुबह की शांति आज बहुत भारी और डरावनी लग रही थी। कल रात के गाला की सजावट अभी भी वहीं मौजूद थी, लेकिन उन फूलों की खुशबू अब बासी हो चुकी थी। आयशा अपने स्टडी रूम में बैठी थी। उसकी आंखों के सामने वही पुरानी पीली तस्वीर थी जिसने उसकी रातों की नींद छीन ली थी। उसने अपनी उंगलियों से उस तस्वीर के किनारों को छुआ और महसूस किया कि इतिहास खुद को दोहराने की तैयारी कर रहा था। कमरे के बाहर से आती बारिश की धीमी आवाज उसे उस रात की याद दिला रही थी जब वो पहली बार इस घर से भागी थी। तभी रुद्र कमरे में दाखिल हुआ। उसने केवल एक सफेद शर्ट पहनी थी जिसके ऊपर के 2 बटन खुले थे और उसके चेहरे पर वो थकान थी जो केवल रातों की अधूरी नींद और गहरी चिंताओं से आती है। रुद्र ने पीछे से आकर आयशा के कंधों पर अपना हाथ रखा। उसकी हथेलियों की गर्माहट आयशा के रेशमी सूट के पार उसकी त्वचा तक पहुंच रही थी।
जिससे आयशा के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। रुद्र ने बहुत ही धीमी और भारी आवाज में पूछा, क्या तुम अभी भी उसी तस्वीर के बारे में सोच रही हो आयशा? मैंने समीर से कह दिया है कि वो उस अनाथालय के रिकॉर्ड्स की जांच करे। आयशा ने पीछे मुड़कर रुद्र की आंखों में देखा। उनके बीच का वो 10+ भावनात्मक और शारीरिक तनाव इस बंद कमरे में एक चुंबकीय क्षेत्र बना रहा था। आयशा ने रुद्र की शर्ट के कॉलर को ठीक करते हुए कहा, रुद्र, ये केवल एक तस्वीर नहीं है, ये एक चुनौती है। अगर वो औरत सच कह रही है और अयान वाकई इस घर का हिस्सा है, तो हमें न्याय करना होगा, भले ही वो न्याय आपके दादाजी के खिलाफ ही क्यों न हो। रुद्र ने आयशा को अपनी ओर खींचा और उसे अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। उसने आयशा की गर्दन के पास अपना चेहरा झुकाया और फुसफुसाते हुए कहा, न्याय की बात तुम कर रही हो आयशा, लेकिन उस न्याय की कीमत हमारा परिवार भी हो सकता है। क्या तुम तैयार हो एक और तूफान का सामना करने के लिए? आयशा ने अपनी आंखें मूंद ली और रुद्र के सीने की धड़कन को महसूस किया। ये निकटता उसे शक्ति दे रही थी। तभी विला के मुख्य द्वार पर जोर जोर से घंटी बजने लगी। सन्नाटा एक झटके में टूट गया। रुद्र और आयशा नीचे की ओर भागे। हॉल में सावित्री देवी, दादी और मिस्टर खन्ना पहले से ही मौजूद थे। गार्ड ने कांपते हुए कहा कि बाहर एक औरत आई है जो अंदर आने की जिद कर रही है। जैसे ही दरवाजा खुला, वही औरत लीला अंदर दाखिल हुई। उसके साथ वो छोटा बच्चा अयान भी था। अयान ने रुद्रांश की ही तरह नीले रंग का स्वेटर पहना था और उसकी आंखों में वही रायचंदों वाली तीक्ष्णता थी। लीला का चेहरा पीला था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो किसी भी महल को जलाकर राख कर सकती थी। उसने रघुवीर रायचंद की ओर देखा, जो सीढ़ियों के ऊपर खड़े अपनी छड़ी के सहारे कांप रहे थे। लीला ने बहुत ही कड़वी आवाज में कहा, रघुवीर जी, पहचानिए मुझे। मैं उस मरियम की बेटी हूं जिसे आपने 30 साल पहले स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियों में अकेला छोड़ दिया था। आज मैं यहां अपने हक के लिए नहीं, बल्कि अपने बेटे के वजूद के लिए आई हूं। पूरे हॉल में एक सन्नाटा छा गया, इतना गहरा कि हर किसी की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। रघुवीर रायचंद के हाथ से उनकी छड़ी गिर गई और वे वही सीढ़ियों पर बैठ गए। सावित्री देवी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके पति का कोई ऐसा अतीत भी हो सकता है। आयशा ने देखा कि रुद्र की मुट्ठियां कस गई थी और उसके जबड़े भिंच गए थे। ये उसके परिवार के सम्मान पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार था। मिस्टर खन्ना ने आगे बढ़कर माहौल को संभालने की कोशिश की, लेकिन लीला ने अपना वही काला ब्रीफकेस मेज पर पटक दिया। उसने चिल्लाकर कहा, इस ब्रीफकेस में रघुवीर रायचंद के हाथ से लिखे हुए वो खत हैं, जिनमें उन्होंने मरियम को स्वीकार किया था। इसमें डीएनए के वो पुराने दस्तावेज भी हैं जो साबित करते हैं कि मेरा बेटा अयान इसी खानदान का खून है। आयशा की वकील वाली वृत्ति जाग उठी। उसने आगे बढ़कर उस ब्रीफकेस को हाथ लगाया, लेकिन रुद्र ने उसे रोक दिया। रुद्र ने लीला की आंखों में देखते हुए कहा, दस्तावेज जाली भी हो सकते हैं, और अगर तुम सच कह रही हो तो भी तुम सीधे मेरे घर में घुसकर तमाशा नहीं कर सकती। लीला ने एक ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, तमाशा तो अभी शुरू हुआ है रुद्र रायचंद। कल सुबह तक रायचंद ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ये कागजात पहुंच जाएंगे। या तो अयान को उसका हक दो या अपनी बर्बादी के लिए तैयार रहो। अचानक रुद्रांश ऊपर से दौड़ता हुआ आया। उसने अयान को देखा और खुशी से चिल्लाया, अयान, तुम मेरे घर कैसे आए? दोनों बच्चे एक दूसरे से लिपट गए। उन्हें नहीं पता था कि उनके बड़ों के बीच कितनी बड़ी दीवार खड़ी हो रही थी। बच्चों की इस मासूमियत ने हॉल के भारी तनाव को और भी ज्यादा दर्दनाक बना दिया। आयशा ने रुद्रांश को गोद में उठा लिया और उसे ऊपर ले जाने का इशारा किया, लेकिन उसकी नजरें अभी भी लीला पर टिकी थी। आयशा को महसूस हुआ कि लीला डरी हुई है। उसने लीला के पास जाकर बहुत ही धीमी आवाज में पूछा,
तुमने कल रात ऑफिस में कहा था कि अयान की जान को खतरा है। किससे? लीला की आंखों में आंसू आ गए। उसने फुसफुसाकर कहा, विक्टर। विक्टर को पता चल गया है कि अयान ही वो असली वारिस है जो उसे उस बेनामी संपत्ति तक पहुंचा सकता है जो रघुवीर जी ने स्विट्जरलैंड में छुपाई है। विक्टर के लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। रुद्र ने जैसे ही विक्टर का नाम सुना, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने समीर को फोन किया और विला की सुरक्षा को रेड अलर्ट पर डालने का आदेश दिया। रुद्र ने आयशा की ओर देखा और कहा, आयशा, इन्हें फिलहाल यही रुकना होगा। अगर विक्टर इसके पीछे है तो विला के बाहर इनकी जान सुरक्षित नहीं है। आयशा ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि वो जानती थी कि सावित्री देवी के लिए यह स्वीकार करना किसी जहर पीने जैसा होगा। सावित्री देवी बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। रघुवीर रायचंद ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, जैसे वे अपने अतीत के सायों से छिपने की कोशिश कर रहे हों। रात के सन्नाटे में आयशा और रुद्र अपने बेडरूम की बालकनी में खड़े थे। मुंबई की उमस भरी हवा उनके चेहरों को छू रही थी। रुद्र ने पीछे से आयशा को गले लगाया और अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। उसके शरीर का भारीपन आयशा को महसूस हो रहा था। रुद्र ने कहा, आयशा, क्या तुम्हें लगता है कि दादाजी ने सचमुच इतना बड़ा धोखा किया? मेरी दादी ने अपनी पूरी जिंदगी इस घर को दी है। आयशा ने मुड़कर रुद्र का चेहरा अपने हाथों में लिया। उनके बीच की 10+ इंटेंसिटी इस रात के अंधेरे में और भी मादक हो गई थी। उसने रुद्र की आंखों में देखते हुए कहा, सच कभी कभी बहुत कड़वा होता है रुद्र, लेकिन हमें उस सच का सामना करना होगा। अगर अयान को उसका हक नहीं मिला तो विक्टर उसका इस्तेमाल हमें तबाह करने के लिए करेगा। रुद्र ने आयशा के होठों को चूम लिया। वो चुंबन डर और जुनून का एक मिलाजुला एहसास था। उसने कहा, मैं तुम्हें और बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने खानदान के हर राज को जलाना ही क्यों न पड़े। तभी विला के नीचे वाले हिस्से से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। बिजली एक झटके में कट गई। रुद्र ने फौरन अपनी गन निकाली और आयशा को सुरक्षित कोने में धकेला। नीचे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। विक्टर के आदमियों ने विला पर हमला कर दिया था। उनका लक्ष्य आयशा या रुद्र नहीं, बल्कि वो काला ब्रीफकेस और अयान थे। आयशा ने अंधेरे में महसूस किया कि कोई उसके कमरे की ओर बढ़ रहा है। उसने पास रखा एक भारी वास उठाया और तैयार हो गई। दरवाजा खुला और एक साया अंदर आया। वो लीला थी। वो हांफ रही थी और उसके हाथ में वही ब्रीफकेस था। उसने आयशा के पैरों में गिरकर कहा, आयशा, अयान को ले जाओ। वे लोग उसे ढूंढ रहे हैं। इस ब्रीफकेस में वो चाबी है जो उस गुप्त तहखाने की है जहां तुम्हारी मां की मौत का आखिरी राज छिपा है। आयशा के होश उड़ गए। उसकी मां की मौत, प्रोजेक्ट फीनिक्स और अब ये नया वारिस, सब कुछ एक ही बिंदु पर आकर मिल रहे थे। रुद्र ने लीला को उठाया और उसे आयशा के साथ विला के उस गुप्त रास्ते की ओर भेजा जो सीधे पिछले बगीचे में खुलता था। रुद्र ने कहा, जाओ आयशा, मैं उन्हें रोकता हूं। आयशा ने रुद्र की ओर एक आखिरी नजर डाली जिसमें प्यार और दुआ थी। वो अयान और लीला को लेकर अंधेरे गलियारों में गायब हो गई। पीछे से गोलियों की आवाजें विला की दीवारों को चीर रही थी। रायचंद विला आज फिर से एक युद्ध का मैदान बन चुका था, जहां 7 जन्मों की ये दास्ता अब अपने सबसे बड़े सत्य की अग्नि परीक्षा दे रही थी। क्या आयशा उस ब्रीफकेस के राज को खोल पाएगी? और क्या रुद्र इस बार भी काल बनकर अपने परिवार की रक्षा कर पाएगा? कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां हर रिश्ता एक नया इम्तिहान बन चुका था। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।